Okay. So I'm starting the meetings. First of all, good morning to all of you. You have given the time on the holiday. Today is the Eid. एंड ईद के दिन भी लोगों को लग रहा था कि वॉर में थोड़ा सा एक दिन का रेस्ट मिलेगा, बट इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट. So first of all, why we have keep this meeting on urgent basis? Because market is working in a very volatile manner. One day Nifty is 600 point up, second day it is 300 point down, another day it is up and down. And because in the last 2 years, market has corrected in the time zone way as well as the price ways. So a lot of people are even eager to buy into the market, but we are not even confident because daily the news flow is very heavy. And last के जो 2-3 दिन हुए हैं उसमें people are getting more concerned because logistic and supply system is getting disrupted and which will affect the economy actually. तो अभी तक हमें लोगों को क्या लग रहा था कि इंडिया में कोई कंसर्न नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज हैपनिंग टू द ऑल ओवर मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड द कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द ऑयल स्पेशली. सो एक हम रिकैप करते हैं पहले. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. So we are considering 4-5 points: geopolitical impact, current economic scenario, technical analysis of market, corrections in precious metal, which we have added recently, potentials in energy sectors, which is for the opportunity side, investment opportunity in current market, and SIF, specialized investment funds. So first of the war is happening on 28th February, but we are thinking that the war is between Israel, America and Iran, and we are not concerned about that. But slowly, as the war length is going on, the time is going on, we people are realizing that even though we are not directly connected with the war, but the supply system is disrupted around the world. एंड अभी दोनों साइड में प्रॉब्लम हो रहा है. सप्लाई साइड में भी इकोनॉमी गोइंग डिरेल बिकॉज जिनकी इनकम वहां से होती है उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, और जिनको कंजम्पशंस करना है उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है. सो लास्ट के 2 डेज में जब कतार में गैस पाइपलाइन के ऊपर अटैक किया गया, उसमें जो सप्लाई सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, दैट इज द रीजन, बिकॉज दैट प्लांट इज नॉट गोइंग टू बी स्टार्ट इमीडिएटली. एंड पीपल आर कंसर्न दैट इफ दिस थिंग हैपन फॉर next 1 year, 1 month, or even 20 days, the global economy get impacted. So that's why market spook again. And yesterday also American market has spook, and mid cap Russell 2000, जहाँ का वो स्मॉल कैप इंडेक्स है Russell 2000, एंड नास्दाक नास्दाक भी काफी नीचे गया है. तो उसके एक अलग कारण है, जब हम सेक्टरल पे आएंगे तब मैं नास्दाक की बात करूंगा. So this is about the war, and next is about the tariff. टैरिफ अभी पीछे हट गया एक्चुअली. टैरिफ के सब लोग अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगाया था वो सब उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप ये सब टैरिफ अपने मन से नहीं लगा सकते हो. बट ट्रम्प इज अगेन स्मार्ट एंड ही फाउंड अनदर क्लॉज into their constitution, that is 301, and he again says that कि वो आपने अगर हमें यहाँ से मना किया तो हम वहां से टैरिफ फिर से लगाएंगे. एंड अगेन ही इम्पोज द टैरिफ ऑफ 10 to 15% ऑन द कंट्री, सम कंट्री. बट अभी वो न्यूज पूरी बाजू में हो गई है. एक्चुअली द न्यूज आर कंसंट्रेटिंग ऑन द वॉर, एंड वॉर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो लॉजिस्टिक साइड में हो रहा है. लॉजिस्टिक साइड में भी हो रहा है और ट्रांसपोर्ट साइड में भी हो रहा है. जैसे दुबई इज ए मेजर हब फॉर हिप हॉप फ्लाइट्स. जो भी आदमी यूके जाता है, यूएस जाता है, वहां पर पूरा फ्यूलिंग होती है, वहां पर एक स्टॉपेज होता है. तो मेजर चीज दो जगह हैं, कतार मतलब दोहा, जहां पर हम लोग भी बहुत बार वहां पर ट्रेवल किए हैं. सो दोहा एंड दुबई इज द मेजर टू एयरपोर्ट जहां से फ्लाइट हिप हॉप होती है. तो उसकी वजह से भी ट्रैवलिंग बहुत कम हो गया है. एंड हॉर्मुज का जो आपने देखा है वहां पर ऑयल सप्लाई का भी कम हो गया है. सो इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री को ज्यादा, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडिया है, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. बट द सप्लाई सिस्टम इज डिस्टर्बटेड, एंड उसकी वजह से अभी जो 3 दिन में अलग प्रॉब्लम आई है कि अगर वो सप्लाई सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो इन्फ्लेशन का कॉस्ट बढ़ सकता है. लाइक इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इज गॉन अप, एलपीजी प्राइस इज गॉन अप, even insurance price has gone up,
जो भी शिप्स जा रहे हैं, फ्लाइट जा रही है, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये सभी चीजों का इफेक्ट मिला के अगर 1-1.5% इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से फिर पब्लिक के अंदर में अप्रोर चालू हो जाता है। और यही कारण है कि अभी यूएस में और इजराइल में भी अंदर से विद्रोह हो रहा है, लेकिन वो टीवी चैनल पे बताया नहीं जाता है एक्चुअली, बट इट इज हैपनिंग। एंड दैट इज द रीजन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैज टोल्ड के उनके पास कोई एम्यूनिशंस नहीं है, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं है, दे कैन नॉट मेक इट। तो ये लोग बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वॉर को किसी भी तरह से एंड किया जाए, बिकॉज इंटरनल कंट्रीज में भी उनके तरफ से विद्रोह हो रहा है। सिमिलरली इन यूएस ऑल्सो, यूएस के जो एक सिक्योरिटी हेड थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि ये वॉर आप अमेरिका क्यों लड़ रहा है, मतलब अमेरिकन लोगों को क्यों इसके अंदर में हम झोंकते हैं जबरदस्ती, ये तो वॉर इजराइल का है। सो दिस इंटरनल थिंग्स इज गोइंग ऑन। एंड कल भी ट्रम्प का रात में ट्वीट था कि वी आर एट द क्लोज ऑफ एंड ऑफ द वॉर। तो उनको अभी ये समझ रहा है कि इसकी वजह से सभी कंट्री अभी उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। एक थंब रूल होता है कि जब मार्केट बुरी तरह से बिहेव करता है डाउन साइड में, द इकोनॉमिकल कंट्रीज एंड द बिजनेसमैन एंड द इंडस्ट्रियल पर्सन इज प्रेशराइज टू द गवर्नमेंट दैट यू शुड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। तो ये अपने मन से बंद नहीं करेंगे, अभी इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है इंडस्ट्रीज का, कंपनीज का, एम्प्लॉयज का, हर जगह से। तो सिग्नल तो ऐसे आ रहे हैं कि वॉर 2-3 दिन में बंद होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि अभी जो सप्लाई डिस्टरबेंस हुआ है उसमें अभी कितने दिन नॉर्मलाइज होने में लगते हैं। सेकेंडली, किसको कितना डैमेज हुआ है, और जो अभी संजय एंड राकेश बात कर रहे थे, इसके अंदर में फिर अपॉर्चुनिटी आती, बिकॉज इंडिया इज ए न्यूट्रल कंट्री। अब जो भी वॉर से नुकसान हुआ है उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन में लॉट ऑफ पीपल गेट द ऑर्डर कि भाई अब ये बनाओ, ये ठीक करो, इसको रिपेयर करो। सो हु इज द पर्सन इज हैविंग, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां से लोग जाएंगे। तो हर चीज में क्या होता है कि आप कभी भी इस टाइप की मार्केट में डाउन देखते हैं, यूक्रेन वॉर हुआ या कोई भी, इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि जो भी डैमेज होता है उसको फिर से सुधारना है, ठीक करना है। अब उसके अंदर में किसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कंट्री टू कंट्री, एंड उसके रिलेशंस कैसे हैं। सो जैसे हमारा भी एक फ्रेंड है इन स्वीडन, तो जब भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, दैट वाज ही वाज सेइंग कि स्वीडन वाज इन द न्यूट्रल कंट्री, एंड दैट्स व्हाई दे गेट द ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड से उसको ऑर्डर मिल रहे थे। एंड दैट्स व्हाई वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना स्वीडन में, वॉल्वो है, बहुत सारे प्रिसीजन हैं, तो उसकी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ था, बिकॉज ड्यू टू द न्यूट्रल कंट्री। तो ये चीजें थोड़ी सी डिस्कशन पर्सन टू पर्सन अपन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट्स में एक जस्ट पिछला ही आने दो। हाँ, सो निफ्टी हैज करेक्टेड अराउंड, वहां से करीब करीब 12 से 15% के करेक्शन आ चुका है इंडियन मार्केट में। सेकेंडली, एफआई इज कंटिन्यूसली सेलिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। पहले एफआई का प्रॉब्लम था कि इंडिया का वैल्यूएशन ज्यादा है, चाइना का वैल्यूएशन कम है, इवन जापान का भी वैल्यूएशन कम था। सो दैट्स वाई द मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू अदर इमर्जिंग मार्केट, लाइक मेजॉरिटी मनी हैज गॉन टू द चाइना। बट चाइना में भी करीब करीब 40-50% मार्केट बढ़ गया। अभी चाइना भी इतना सस्ता नहीं रह गया, बट स्टिल जो अभी लास्ट के वीक में चाइना के फिगर्स आए, सो उनके ऊपर इतना टैरिफ लगाने के बाद भी, रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी, वहां का भी जीडीपी ग्रोथ हुआ है। इवन इंडिया का भी लास्ट क्वार्टर 3 का जीडीपी ग्रोथ अच्छा है। लेकिन ये सब चीजों की न्यूज की वजह से वो सब चीजें पीछे एक साइड वे में चली जाती हैं, बट इन द लॉन्ग रन दिस विल हेल्प अस टू गेट अवर नंबर इन अर्निंग्स। एफआई आउटफ्लो जो हमने बताया, एफआई लास्ट के 2 ईयर से कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। टीवी पे भी अगर आप देखोगे, कहीं भी फंड मैनेजर से भी हम लोग बात करते हैं, सो व्हाट दे आर सेइंग कि एफआई बेच बेच के इतना बेच चुका है कि उनके पास जो मेजॉरिटी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, लाइक आई कैन से टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी इतने घट गए कि कब तक बेचेगा, बट स्टिल दे आर सेलिंग। तो उनका कैसा रहता है कि उनके स्टॉप लॉस होते हैं, कोई ट्रिगर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं। तो हर एक का अलग अलग कारण होता है, हर एक चीज अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं चलती है, बट स्टिल दे आर सेलिंग। मैंने अभी लास्ट के 7 डेज का भी फिगर देखा है। सो एवरेज ऑन डेली बेसिस 5,000 करोड़ टू 7,000 करोड़ दे आर सेलिंग।
but at the same time DII is also buying at the more than that what the FI is selling. फिर ये FI सेलिंग कम कर रहा है, DI ज्यादा बाई कर रहा है, फिर भी मार्केट घट क्यों रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ये हमने भी पूछा है बहुत बार फंड मैनेजर से। तो उसके अंदर में कैसा होता है, FI शॉर्ट भी करते हैं, सो दे आर शॉर्टिंग द इंडेक्स, शॉर्टिंग द फंड। और आप देखोगे कि अचानक से बाउंस बैक भी बड़ा आता है। जिस दिन किसी को लगता है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, सो सडनली इट विल गेट बाउंस बैक एट द सेम लेवल बिकॉज पीपल आर शॉर्ट इन टू द मार्केट। तो नेचुरल में अगर आप देखते हैं, इस मीटिंग में अभी समझो 50 लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी से बात करूंगा तो किसने कितना माल बेचा है, तो हम देखेंगे खाली 1 और 2% लोगों ने बेचा होगा, जबकि हमारे पास से SIP STP के थ्रू हम लोग उल्टा परचेज ही कर रहे हैं, फिर भी मार्केट घट क्यों रहा है? DI भी बाई कर रहा है, फिर भी मार्केट क्यों घट रहा है? तो उसके अंदर में अदर अदर फोर्सेस काम करते हैं। वन ऑफ द फोर्सेस इज दैट द शॉर्टिंग द मार्केट। तो इसीलिए क्या होता है कि जब मार्केट में अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, उस टाइम अचानक 2 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी रिकवर होता है। आपने भी देखा लास्ट के वीक में, एक दिन 300 पॉइंट बढ़ा, दूसरे दिन 300 पॉइंट बढ़ा, बाद में 200 पॉइंट बढ़ा। सो 800 पॉइंट की रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि आदमी सोचते सोचते रह जाता है कि किसी को अगर बाई करना है तो T+2 का टेट होता है, अगर किसी को बाई करना है तो उसको उस दिन का प्राइस नहीं मिलता है। सो इसी ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, दिस इज माई फाइनल लाइन, कि आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो कि ये बॉटम आ गया अपन खरीदी करते हैं। जिस दिन आप खरीदी करते हो उसके 2 दिन बाद का आपको प्राइस मिलता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में परचेज सेल कर रहे हैं तो एक अलग बात है, बट इफ यू आर हैविंग इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू AIF, थ्रू PMS, तो उसके अंदर में आप जब पैसा बेचते हो 2-3 दिन के बाद वो डिप्लॉय होता है, 2-3 दिन में तो मार्केट 1000 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन आ जाता है। तो इनके सबके सॉल्यूशंस अलग अलग है, पर्सनलाइज टू पर्सनलाइज हैं। सो हिस्टोरिकली हम देखते हैं जितनी भी डेटा है, ये जो पॉलिटिकल है या कोई भी टाइप का न्यूज बेस्ड करेक्शन जो होता है, दैट इज लास्ट फॉर, थोड़ा सा ऊपर करो स्लाइड, नीचे वाला जो की इन्वेस्टर इनसाइट्स है ना। नहीं रहे। ऐसे ही रहे। अच्छा ठीक है, ओके। सो हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जो भी न्यूज बेस्ड करेक्शंस आते हैं, जहां पर आपका इकोनॉमिकली एंड फंडामेंटली कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अंदर में 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने के बाद अच्छा बाउंस बैक आता है, और उसमें हाईएस्ट रिटर्न लोगों ने बनाए। तो दो जो आर एक्सपीरियंस इनटू द मार्केट, जिनको भी ये मार्केट में 5 से 10 साल हो गए, जो अभी भी 2 साल पहले आए उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोविड का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है लोगों को। सबसे बड़ा 100 ईयर में जो सबसे बड़ा करेक्शन रहा था, उसके बाद मुझे लगता है ये लेमन ब्रदर के बाद कोविड में आया, कोविड के बाद यूक्रेन टाइम के में आया। लेकिन यूक्रेन के टाइम में हम लोग को इतना सप्लाई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं था, एंड नाउ यूक्रेन वॉर स्टिल गोइंग ऑन, बट पीपल आर 100% फॉरगेट अबाउट देट। तो ये जैसे जैसे क्राइसिस है उसमें बाउंस बैक में सबसे ज्यादा रिटर्न आता है। पैसे तभी बनते हैं जब आप क्राइसिस में खरीदी करते हो, बैड टाइम में खरीदी करते हो। अच्छे टाइम में जब कंफर्टेबल टाइम होता है, कंफर्टेबल टाइम में यू विल गेट द एवरेज रिटर्न। कंफर्टेबल टाइम में इमीडिएट में रिटर्न दिखते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न वाइप आउट हो जाते हैं। सो ये मेरा भी करीब 25 to 30 ईयर्स हो गया है। आई हैव सीन 4-5 बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। जब जब ऐसी क्राइसिस होती है, उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा करेज दिखाना पड़ता है, और करेज मैं आपको बोलूंगा कभी भी सिंगली नहीं आता है। यू नीड समवन टू बी गाइड यू, यू नीड समवन, जैसे आप स्विमिंग पूल पे खड़े हो, डीप डाउन है, आपको हिम्मत नहीं होती, लेकिन एक कोई कोच साथ में रहता है, वो जब हिम्मत दिलाता है वो धक्का भी मारता है कभी कभी। तो ये सब चीजें एक पर्सनलाइज जब हम लोग डिस्कशन करते हैं उस टाइम आता है। बिकॉज अगर आप इंडिविजुअली जाएंगे तो यूट्यूब कुछ अलग बोलेगा, टीवी कुछ अलग बोलेगा, फंड मैनेजर कुछ अलग बोलेगा। दे आर नॉट अंडरस्टैंड योर फाइनेंस एलोकेशन, दे डोंट अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल। तो वो जो हम न्यूज देखते हैं, उस न्यूज से कभी भी हमें एक परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है, इवन हमको नहीं मिलता है फ्रेंकली बोलो। जब मैं सब चीजें देखता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, फिर 2 मिनट बैठता हूँ शांति से कि भाई मुझे क्या करना है, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरी जरूरत क्या है। सो एवरी टाइम यू हैव टू बी हैव गाइडेड बाय समवन, और यू शुड हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट। तो वॉलेटिलिटी एक मार्केट का नेचर है, ऑलवेज मार्केट विल गो अप एंड डाउन, इट विल नेवर बी स्ट्रेट लाइन। इफ यू वांट ए स्ट्रेट लाइन देन FD एंड डिवेंचर्स इज देयर विच इज गिव यू द कांस्टेंट इनकम, बट मार्केट का नेचर ही है। और इसलिए
एसआईपी का जो इनोवेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, एसटीपी एसआईपी, पीपल आर मेकिंग मनी इनटू दैट एसआईपी। सो एसआईपी एसटीपी दो जो आर बिगिनर, और सभी लोगों के लिए, इवन हम भी अभी भी एसआईपी करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर पाते। नो बडी कैन टेल यू कि ये परफेक्ट टाइम है, आप पैसा एक बार में डाल दो। ठीक है। सो दीज आर द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे हमने बताया सीपीआई इन्फ्लेशन वगैरह, अब क्या हो रहा है कि ये डेटा है पुराना, पुराना मतलब ये वॉर के पहले का है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा काफी कंट्रोल में था। अगर हम देखते हैं तो अपना जैसे मानसून 4 साल बहुत अच्छे आए, अपना सप्लाई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है। जो पहले एक मतलब क्या बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते थे यहाँ वहाँ, सब वो भी सब एकदम शांत है। एंड दैट इज द रीजन आरबीआई ने रेपो भी 1.5% से कम किया था, इंटरेस्ट रेट भी अपना कम है, सब कुछ अच्छा था, एंड दैट्स वाई अपना सीपीआई इन्फ्लेशन कम था। और आरबीआई इज ऑलवेज कंफर्टेबल अबाउट। अब जो पहली लाइन है ये ऑयल की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, बिकॉज ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस, लॉजिस्टिक प्राइस अगर बढ़ती है, विच विल बी इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ साथ में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चलता है। इंटरेस्ट के साथ साथ में जो हम और आप जब इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसकी बैलेंस शीट में फर्क पड़ता है। इसकी वजह से आप अगर देखते हो तो बैंक निफ्टी में ज्यादा करेक्शन आया कंपेयर टू इंडेक्स। और जब मार्केट ऊपर चल रहा था तो इस साल में बैंक निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हुए थे, सब चीजें बराबर चल रही थी, हमारा सप्लाई सिस्टम भी अच्छा था, जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा था, जीएसटी भी कम किया गया था, इंटरेस्ट मतलब जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का स्लैब भी बढ़ाया था। तो गवर्नमेंट ने जब टैरिफ शुरू हुआ 7 अप्रैल 2025 को, गवर्नमेंट हैज टेकन 3 इफेक्ट। वन इज दे हैव इंक्रीज द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सेकंड, जीएसटी कम किया। थर्ड, इंटरेस्ट रेट कम किया। सो गवर्नमेंट हैज ट्राई टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द एवरीवन लाइफ। लेकिन ये बच्चा अचानक से एक ब्लैक स्वाइन जैसा ईरान का वॉर आया। अभी ईरान के वॉर के बारे में भी लोग बोलते हैं आज का नहीं है, 10-12 साल से चल रहा था। लेकिन 10-12 साल से हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, वी हैव टू बी वर्क ऑन दैट। तो ये जो पहली वाली लाइन है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकते हैं, दैट्स वाई पीपल आर सेलिंग इन द बैंकिंग सेक्टर। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ हमने बताया 7.8, वेरी गुड नंबर। कोर इन्फ्लेशन इज 3 to 3.5। ये वाला जो कोर इन्फ्लेशन है विच इज अफेक्टिंग द ऑयल प्राइस, गैस प्राइस, सप्लाई सिस्टम, पावर सिस्टम, ये प्रॉब्लम कर सकता है। और मार्केट हमेशा फोरकास्टिंग 6 महीने आगे का करता है, तो जितना डैमेज हो सकता है उससे ज्यादा हम कभी भी उसको फैक्टर इनमें ले लेते हैं। जीएसटी कलेक्शन इज रोबस्ट। जीएसटी कलेक्शंस 20 लाख के आसपास हो गया है, तो उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग जो बताया, कॉर्पोरेट अर्निंग में थोड़े से ग्रीन शूट दिख रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट चलने भी लगा था। वी हैव रीच एट द टॉप ऑफ द निफ्टी अराउंड 26,300 तक हम लोग गए थे। 26,600 हमारा हाईएस्ट था 20 अक्टूबर 2024 का। एंड वी आर अबाउट टू ब्रेक आउट द मार्केट। ब्रेकआउट मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस को बुरी तरह से तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाना। तो हम लोग सोच रहे थे, ये बात कभी की है जब भी जीएसटी रैशनलाइज किया था गवर्नमेंट। सो एट दैट टाइम मार्केट हैज गॉन अप, एंड वी आर थिंकिंग कि मार्केट अभी ऊपर में ब्रेकआउट हो जाएगा, बिकॉज 1.5 साल का टाइम करेक्शन भी हुआ था, अर्निंग भी इंप्रूव हो रही है, ये सब चीजें हो रही थी, इवन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बट ये बीच में थोड़ा सा डिरेलमेंट आया है। सो मेजर कंपनी रिपोर्टिंग Q3 अर्निंग ग्रोथ, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। अभी मैं परसों एक 4 दिन पहले एक फंड मैनेजर की मीटिंग में गया, तो 2027 में एक्चुअली में अपना अर्निंग ग्रोथ सबसे ज्यादा आएगा। बिकॉज जो कैपेक्स अभी हम कर रहे हैं, जो भी चाइना प्लस वन बोलो या एआई से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर है, इवन आपको जो भी लोग जानकार हैं, मतलब जो आईटी से रिलेटेड है या ग्लोबल इकोनॉमी से, लास्ट के 2 ईयर में वन ऑफ माई क्लाइंट इज इन रियल एस्टेट सेक्टर, ही सेइंग कि बहुत सारी कंपनी ने हैदराबाद, पूना में डेटा सेंटर, गूगल ने बहुत बड़े बड़े ऑफिस डाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़े बड़े ऑफिस इंडिया में डाले हैं। तो इनका जो कैपेक्स हो रहा है वो 2027 में दिखना चालू होगा। सो हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बताया, मतलब अर्निंग ग्रोथ 12 to 14%, 26 का बताया, 27 का अर्निंग रिपोर्ट से करीब करीब
17 to 18%। तो ये सब अभी इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी कुछ इंडिया में सेटअप डाल रही है कंपनियां, इसमें कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं है। ये जो डिस्टरबेंस है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड ज्यादा रहेगा, क्योंकि सप्लाई सिस्टम्स में जो प्रॉब्लम है, कंपनी के किसी के प्रोडक्शन भी कम हो सकते हैं, कंजम्पशंस में भी कम हो सकता है। जैसे हम लोग परसों एक मीटिंग में गए, होटल में बुकिंग किया, बोले सर खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो वो पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। ये सब सिस्टम की वजह से क्या हुआ, अचानक से होटल के शेयर गिर गए। अब इंडिया में होटल में ना तो कोई मिसाइल गिरा है ना कोई बम गिरा है, और सब लोग बोलते थे डोमेस्टिक इकोनॉमी है। यू सी, कहीं से भी कोई भी रीजन से कोई भी स्टॉक कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में मत खेलिए। अगर किसी को कुछ लेना भी है, यू गो टू द इंडेक्स ईटीएफ आप लीजिए। जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल बताया, सैमी होटल एक एग्जांपल है, सैमी होटल है या समझो लेमन ट्री है, उसके ऊपर ना कोई बम गिरा है ना कोई कुछ हुआ है, लेकिन अभी जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस वहां पर होती है वो बंद हो गई, क्योंकि गैस ही नहीं है। गैस नहीं है तो आप मीटिंग कैसे करोगे, मीटिंग नहीं करोगे तो कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ तो उसका अर्निंग कम हो गया। तो ये जो चीजें ये कभी हम फैक्टर में ला नहीं सकते कि किसको किस टाइप से डैमेज होता है, और वो वाला शेयर अचानक से 10-15% घट जाता है। इसलिए मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टॉक पिकिंग में अगर हम जाते हैं, कोई भी शेयर अचानक से 20-30% बढ़ जाता है, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, परसों मोबाइल को कुछ ऑर्डर मिला, 20% का ऊपर का टारगेट लग गया, बढ़ गया, तो कोई टेक ओवर हो गया। तो स्टॉक्स में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 15 से 20% घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। अगर आपको ऐसे मौके में अगर अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो जो खुद भी ट्रेड करते हैं, आई कैन सजेस्ट देम गो फॉर इंडेक्स और ईटीएफ। उसमें आप जूनियर ईटीएफ ले सकते हो, ईटीएफ ले सकते हो, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड को भी बाई कर सकते हो, कोई लार्ज कैप फंड में जाइए। तो ये मैंने उनके लिए बताया जो लोग खुद करते हैं। बट स्टॉक पिकिंग में मत जाइए, क्योंकि कोई भी स्टॉक कहीं भी कैसे भी रिएक्ट कर रहा है आजकल। ठीक है। सो मेजर कंपनीज अर्निंग बताया, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज शोइंग द स्ट्रेंथ। तो ये इसलिए हम देख रहे थे कि बैंकिंग विभाग आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमने बताया, बहुत सारे चाइना प्लस वन या फिर चाइना से बाहर जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इंडिया है। तो उसके अंदर में भी काफी सिस्टम और कैपेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसका इफेक्ट आपको 2027 में अर्निंग में दिखेगा। अभी कैसा है, जैसे अपन ने फैक्ट्री लगाई है तो अभी तो कुछ माल बिकेगा नहीं, तो उसकी अर्निंग और उसके वॉल्यूम में अभी आपको दिखेगा नहीं। बट 26 के एंड तक या जुलाई 26 के आसपास में इसके रिजल्ट थोड़े से दिखने चालू होंगे, जो थर्ड क्वार्टर में अर्निंग में हमें दिखे भी थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इनकम टैक्स स्लैब राइज किया है, 12 लाख तक की इनकम बहुत ज्यादा होती है एक्चुअली, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो दिस इज वेरी गुड। जीएसटी रैशनलाइजेशन आपको मालूम है, 5 और 12 का ही बचा हुआ है, बीच के स्लैब्स कम कर दिए। एट पे कमीशन अभी अनाउंस हुआ है। रेपो रेट रिडक्शन हुआ है बाय आरबीआई 1.5%, करीब करीब 2 महीने के अंदर ही 1.5% कम किया था। अभी लेकिन इस बार कम नहीं किया, क्योंकि अब इन्फ्लेशन का डर लग रहा है, तो उसकी वजह से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट डाउन होने के चांसेस नहीं है। परसों फेड का भी मीटिंग हुआ यूएस का, वहां भी इंटरेस्ट रेट डाउन होने की चांसेस थे, लेकिन ड्यू टू दिस ग्लोबल सप्लाई फेड रेट हैज नॉट गो डाउन। 26 में शायद वो एक दो करेंगे या 27 में करेंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट डाउन होने की बात हो रही थी यूएस में, वो इंटरेस्ट रेट फ्लैट है। लेकिन मार्केट बहुत होशियार है। अगर आप देखेंगे यूएस का जीसेक यील्ड कल करीब करीब 4.95 तक क्रॉस हो गया है, जो कि 10 साल का पीक पे आ गया है। वाई इट इज सो, बिकॉज जो वॉर में अमेरिका का खर्चा हो रहा है, 2-3 बिलियन डेली का खर्चा हो रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो पहले ही डर था कि इनका बहुत सारा डेट हो गया, हाउ दे विल सर्व इट। अब जो डेट है वो 4% की जगह 5% का रेट हो गया है, तो उनका और भी पैसा इंटरेस्ट में जाने वाला है। एंड द अमेरिकन इज गोइंग टू बी डीप ट्रबल्स इन डेट साइड में, क्योंकि 4% का ब्याज आप भर रहे हो 16 ट्रिलियन का, अभी आप 5% से भरोगे। सो एट इज अनदर वे कि अमेरिका में ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और उसका जो डेट सर्विसिंग है, जैसे आज हमारा होम लोन 8% का है,
अचानक से 10% हो जाता है, व्हाट हैपन? अपना ईएमआई बढ़ जाएगा, नहीं तो टेन्योर बढ़ जाएगा। सिमिलरली दिस इज हैपन टू यूएस। इंटरेस्ट रेट अचानक से स्पूक हुआ है। इंटरेस्ट रेट स्पूक हुआ है 3 दिन में। पहले 10 ईयर जी सेक वहां का जो है उसका रेट था कुछ 4.25, तो अभी कल गया है 4.95। एंड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट इन यूएस, अगर आप खुद भी कोई इन्वेस्टर हो, अगर आपको 5% बिना कुछ किए मिल रहा है, एंड दैट इज द रीजन गोल्ड एंड सिल्वर हैज गेट करेक्टेड। 5% का इंटरेस्ट रेट अमेरिकन जैसी इकोनॉमी में अगर किसी को मिल रहा है, अब आप ये बोलोगे कि फिर इन्वेस्ट कौन करता है उसमें? करेक्ट। एक बार सबको मालूम है कि ये यूएस बहुत ज्यादा डेट ट्रबल में है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, देन हु इज बाइंग दिस गवर्नमेंट बॉन्ड? तो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आप लोग जो भी एलआईसी में पैसा डालते हो, 70% पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड में जाता है, बिकॉज उनका मैंडेट ही वैसा रहता है। तो अमेरिका में भी जो पेंशन फंड्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के फंड्स होते हैं, जो चैरिटी फंड्स होते हैं, दीज पीपल कैन नॉट बाई। मार्केट में चलेगा और स्टॉक परचेज कर लिया या इंडेक्स परचेज कर लिया या म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया। आप भी जब कोई ट्रस्ट चलाते हो तो आपके उसमें क्लियर लिखा रहता है एमओई में कि यू कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड ओनली, यू कैन इन्वेस्ट इन पोस्ट ऑफिस ओनली। तो इस टाइप के जो फंड्स होते हैं, दीज पीपल हैव टू बी कंपल्सरी इन्वेस्टेड इन टू द गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में जब वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 4 की जगह 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। देन वाई दीज पीपल बाय गोल्ड एंड सिल्वर? तो मार्केट में अचानक से गोल्ड सिल्वर में करेक्शंस आए बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन अमेरिका। 10 ईयर जी सेक इज अराउंड 4.95, 30 ईयर जी सेक इज अराउंड 5 के आसपास आ गया है। तो वहां का जो डेट सर्विसिंग है गवर्नमेंट का, वो और भी प्रॉब्लम में आ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो प्रेशराइजिंग द ट्रम्प गवर्नमेंट कि आप ये वॉर बंद करिए प्लीज, बिकॉज यू आर ट्रैपिंग इन द मोर डेट। इधर से डर लग रहा है इन्फ्लेशन का, तो वहां भी लोग मतलब मोर्चा वगैरह निकालते हैं कि प्लीज स्टॉप ऑल दीज वॉर। पब्लिक को ही मार खानी पड़ने वाली है उसके बाद, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ने से तरह लोगों की जॉब भी जा रहे हैं। अगर कंपनी में काम नहीं होगा, कोई सप्लाई सिस्टम नहीं है, जैसे मैंने एक सिंपल चीज बताई, एयरपोर्ट, दुबई का एयरपोर्ट बंद है, तो क्या होगा? सप्लाई सिस्टम, टैक्सी वाले, जो भी पूरी लॉजिस्टिक सिस्टम में ठप पड़ी हुई है। कोई आदमी कब तक सैलरी देगा किसको? तो ये वॉर कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट 30 ईयर्स का। हाँ, स्क्रीमिश होते रहेंगे, बट दिस टाइप ऑफ द इंटेंसिटी कैन नॉट बी लॉन्ग लास्ट, बिकॉज पब्लिक को जब फर्क पड़ने लगता है तो वो पॉलिटिकली प्रॉब्लम आता है और फिर उसकी गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम में आती है। आपने अगर थोड़ा सा भी इंटरनल देखा रहेगा, नेतन्याहू के अगेंस्ट में भी वहां पर अप्रोर और क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह हो रहा है वहां पर। लेकिन हम लोग जब बाहर बैठे रहते हैं, हमको जैसे कोई कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई कुछ बोलता है तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू इंडिया के अगेंस्ट में बोल रहा है। बट यस, हर एक जगह पॉलिटिकल पार्टी, नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वहां पर, वो साझा गवर्नमेंट है, अल्पमत में है एक्चुअली वो। एंड ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस टू द वर्ल्ड एंड टू द इजरायली दैट वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इजरायलीज, बट हिज गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन अल्पा। तो वो भी कभी भी जा सकता है एक्चुअली। अगर ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया, देन ही कैन बी। वो एक बार बीच में हट भी गया था शायद, जब ये इलेक्शन हुआ था। सो उसने मिलीजुली सरकार बना ली एक्चुअली। तो एक अलग से एक परसेप्टिव है उसके अंदर में। तो ये मेरा बोलना था कि इसके अंदर में वॉर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, बिकॉज पब्लिक को जहां परेशानी हो गई, वहां पर फिर यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक, क्योंकि वहां पर उसकी फिर कुर्सी का सवाल आ जाता है। ठीक है। तो एक लर्निंग्स है जो हमने लास्ट में शुरू किया था कि जब भी इस टाइप की क्राइसिस होती है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है, हाईएस्ट रिटर्न उसको ही बनता है, लेकिन उस टाइम ही सबसे ज्यादा डेयरिंग भी लगती है। और उसके लिए, डेयरिंग के लिए, यू नीड समवन टू बी गाइड यू, और आपको एक करेज दे सके। एंड उसमें करेज कौन दे सकता है? दोज हु हैव द एक्सपीरियंस इन द, जिनके 4-5 बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं, दीज पीपल कैन गाइड यू। तो आप भी खुद भी कर सकते हो अगर आप मार्केट में हो 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी की जरूरत है,
बट अगर जिसको भी एक्सपीरियंस है, दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस टर्मोइल पीरियड, तो वो खुद भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ही हैं उसके अंदर में। सो दिस इज अबाउट द निफ्टी 50 चार्ट्स। आप अगर देख रहे हो कि लास्ट में अचानक से एक 15 दिन में करेक्ट हुआ, अदरवाइज वी हैव रीच अराउंड 26,300 के आसपास हम लोग पहुंचे थे। अभी लेटेस्ट में हम 23,000 के आसपास आ गए। एंड 22,800, 7 अप्रैल 2025, जब भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, दैट वाज द बॉटम 22,800। हम 22,800, 23,100, मतलब 23,100 उसके आसपास ही ट्रिपल बॉटम है वहां का। 2-3 बार हम वहां पर आए, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है मार्केट। तो ये टेक्निकल वाला बात कर रहा हूँ, दिस इज अ टेक्निकल। तो यहाँ पर 2-3 बार बाउंस बैक हो रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो मोमेंटली, मोमेंटरी मतलब इन द सेंस 10-15 दिन के लिए अचानक से ये और भी 1,000 पॉइंट का निफ्टी करेक्शन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल ब्रेकआउट। टेक्निकल ब्रेकआउट में बहुत सारे फोर्स सामने आते हैं। बहुत सारे फोर्स मतलब जो चार्ट पे काम करते हैं, जो लोग मोमेंटम पे काम करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट जब सस्ता होता है उसके बाद और भी नीचे गिरता है, बिकॉज दीज फोर्सेस अचानक से इफेक्ट करना चालू करते हैं, विच इज कॉल्ड ट्रिगर इनटू द मार्केट। और अगर मैं किसी को बोलूंगा कि बॉटम आ रही है, क्या बोल रहे थे आप, तो मार्केट बॉटम में और 1,000 पॉइंट नीचे आ गया, रीजन इज दैट द अदर फोर्सेस स्टार्टेड टू वर्क, लाइक हेज फंड होते हैं। जो जो लोग लॉन्ग रहते हैं मार्केट में, उनका स्टॉप लॉस बच जाता है, मतलब उसको मराठी में हम लोग बजना बोलते हैं, मीन्स ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसी चक्कर में अचानक से वन डे में मार्केट 700-800 पॉइंट या 2-3 दिन में 1,000 पॉइंट का करेक्शन आता है। दैट इज ड्यू टू द अदर इफेक्ट। उसमें एल्गो ट्रेडिंग वाले भी आजकल, एल्गो में सीधा वो प्रोग्राम में लगा देता है कि भाई 22,800 के नीचे इंडेक्स गया कि मेरा 500 करोड़ का माल बेच दो। एंड सडनली यू विल सी ऑन द स्क्रीन मार्केट में निफ्टी 300-400 पॉइंट खटाक से गिर जाती है। तो इसके अंदर में इतनी ज्यादा साइंस आ गई है कि आप उसको जजमेंट करना मुश्किल होता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से काम करना पड़ता है। ट्रेडिंग इस मौके पे आप ज्यादा मत करिए कोई भी, इसलिए मैंने आपको बताया कि एल्गो, एल्गो एक बहुत बड़ा टूल है। अभी सेबी ने एल्गो वालों को बंद करवा दिया है। एल्गो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बिकॉज दीज पीपल आर स्पूकिंग द मार्केट। तो एल्गो, पहले हम लोग देखते थे कोई भी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर वाला है, काय करतो है बाबा एल्गो मध्ये ट्रेडिंग करता है। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट एल्गो ट्रेडिंग इतनी बड़ी उसमें मूवमेंट हो जाती है। जो आप जैन स्ट्रीट का एक किस्सा बताता हूँ। जैन स्ट्रीट को जब सेबी ने आइडेंटिफाई किया दैट दे हैव अर्न अराउंड 20,000 करोड़ इलीगली बाय मैनिपुलेटिंग द मार्केट। हाउ दे हैव मैनिपुलेटेड, आपने जब भी देखा रहेगा जैन स्ट्रीट के 2 महीने पहले ₹2 का ऑप्शन ₹300 हुआ था। मार्केट को अचानक 400 पॉइंट निफ्टी नीचे लाया, लोगों को लगता है 300 पॉइंट 500 पॉइंट कहाँ से नीचे आएगा। ₹3 का ऑप्शन खरीदी किया, वो 300 का भाव हो गया। सो बाय मैनिपुलेटिंग द मार्केट दे हैव अर्न अराउंड 10,000 करोड़। आपको याद रहेगा या जानकारी है तो बताता हूं, जैन स्ट्रीट ने सेबी में 4,500 करोड़ रुपए पेनल्टी भरी। सोचो आप, 4,500 करोड़ किसको बोलते हो, चुपचाप से भर दिया उसने जाके। तो लोग बोल रहे हैं उसने 10-12 हजार करोड़ कमाए, 4,000 भर दिए, क्या फर्क पड़ता है। यू सी द अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे लोग मार्केट में मतलब मोमेंटम करते हैं, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा एक लर्निंग है लास्ट 30 ईयर्स का, इसलिए मैंने जब बिजनेस चालू किया, आई हैव नॉट इन्वॉल्व टू द माई इन्वेस्टर इन द डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स फंड में या आप ईटीएफ में रहिए। इस टाइप की चीजों से हम लोग कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। मोमेंटली 1-2 साल में अच्छा रिटर्न दिखता है, बाद में 40-40, 50-50% करेक्ट हो जाते हैं। कुछ शेयर तो मार्केट से गायब भी हो जाते हैं। तो ये आपको एक लाइव एग्जांपल में बता, जैन स्ट्रीट हैज पेड 4,500 करोड़ एज ए पेनल्टी टू सेबी बाय मैनिपुलेटिंग द मार्केट। अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना है कि सेबी ने तो 4,500 करोड़ ले लिया, पब्लिक का पैसा गया ना, लेकिन उसमें तो आपको पैसा मिला क्या? 4,500 करोड़ में से मेरा भी एक समझो पोर्शन था 10 लाख का। सो इज दैट गवर्नमेंट हैज गिव मी 10 लाख रुपीज? नो। तो जो पेनल्टी लगाई जाती है वो उनके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला गया, लेकिन पैसा किसका कमाया उसने? सेबी का नहीं था। समझ रहा है? सो सेबी का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, बट
जब पेनल्टी लगती है तो पब्लिक का पैसा कमाया हुआ और पेनल्टी लगती है, जो भी रेगुलेटर है उनके पास पैसा चला जाता है। वी आर नॉट रिवर्स बैक। अब वो इसे भी कहाँ सबका एक एक का अकाउंट ढूंढेगी क्या कि किसको कितना फायदा नुकसान हुआ है और उसके अकाउंट में पैसा डालेंगे क्या? नहीं डाल सकते। ये पर्सन टू पर्सन केस अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया और उसमें उसकी गलती नहीं निकली, सिस्टम की गलती निकली, तो उसे भी पैसा देती है। तो ये बहुत सारी चीजें लर्निंग है, ये दीज आर द लर्निंग ऑफ द लाइफ, कि इस टाइप की एल्गो ट्रेडिंग्स की वजह से पूरा मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कि कल के दिन आप जब सो के उठते हो तो मालूम पड़ा कि 10-15% वो स्टॉक ऊपर चला गया, नीचे चला गया, न्यूज कुछ अलग थी। तो प्लीज अवॉइड द डे ट्रेडिंग, ये मेरा हमेशा का सलाह रहेगा। सो मिड कैप में आप देखोगे, मिड कैप भी करीब करीब 12-14% करेक्ट हुआ है। लास्ट के 2 दिन में और 1-2% ऐड हो गया। ये हमारी स्लाइड जो है 3 दिन पुरानी है फिर। सो दैट इज द रीजन। तो 1-1.5% का और फर्क पड़ेगा, क्योंकि परसों मार्केट कुछ 300 पॉइंट अप जाके, मतलब 600 पॉइंट माइनस आया, कल 300 पॉइंट अप हुआ। अभी एसजीएफ निफ्टी फिर से 200 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, बिकॉज यस्टरडे नास्डैक हैज गॉन डाउन अराउंड 2%। तो उसका फिर से अभी मैं बताता हूँ नास्डैक क्यों नीचे जा रहा है। हमेशा नास्डैक कम घटता था और एसएनपी ज्यादा घटता था। लास्ट के 1 वीक्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वहां पर ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग एआई कंपनी के ऊपर क्वेश्चंस करना चालू कर रहे हैं। सो द एआई कंपनीज के जो भी नास्डैक बढ़ा था और यूएस बढ़ा था, उसमें एआई कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। एनवीडिया बोलो आप, एनवीडिया का रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, लेकिन 280 का 200 भाव। तो जो एआई से रिलेटेड कंपनियां थी, दे आर नॉट इन प्रॉफिट, दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी। नाउ पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस टू देम कि आप इतना कैपेक्स कर रहे हो, इतना आप खर्चा कर रहे हो, अर्निंग तो दिखाओ। अब ये क्वेश्चन आने लगा है, कोई भी चीज किसी भी लेवल पे बहुत ज्यादा अगर उसकी अर्निंग, मतलब उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है, वो चीज कभी भी ऊपर टिक नहीं सकती जब तक कि आप उसका अर्निंग दिखाते नहीं हो। सिमिलरली आई कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ जोमेटो, स्विगी। इनका पी 150-200 रहता है। जब भी ऐसी कोई सप्लाई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, दे हैव करेक्टेड अराउंड 20-30%। सिमिलरली यूएस में अभी एआई के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उसकी वजह से कल की एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें इंडियन आईटी कंपनी का अभी एक बॉटम फिशिंग कर रहे हैं लोग। नाउ पीपल आर सेइंग कि अब एआई की वजह से हम लोग नीचे गिरे थे, जो भी हमारी आईटी कंपनी थी, अब एआई में प्रॉब्लम आ रही है, अगेन पीपल आर गोइंग बैक टू द बेसिक। सो जो भी फियर है, देखिए स्टॉक मार्केट जो बताया जाता है एक पेंडुलम होता है, कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं रहता। अगर अच्छा हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। तो इंडियन आईटी कंपनी, मतलब छोटा छोटा बच्चा भी बोलने लगा हेन्ना काय, मतलब एक मराठी में, हेन्ना काय करत नहीं, फक्त सर्विसिंग करते हैं, कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है। और 30 साल से उसमें से पैसा कमाए तक कुछ नहीं बोलते थे। अभी नीचे जाने लगा तो उसके ऊपर नाम रखने लगे लोग। उसने इतना पैसा बना के दिया है, तो वो लोग बेवकूफ नहीं है। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। और उसके पास पैसा भी बहुत है, दे कैन बाई सम एआई कंपनी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब पेंडुलम में, जब एक्सट्रीमिटी बॉटम में जाती है, तो वो बहुत ज्यादा बॉटम में चली जाती है। और वैसे ही एआई में उल्टा हुआ, मतलब अपनी जो सर्विस इंडस्ट्री है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या जो टेक महिंद्रा है, वो अपना इस साइड में है पेंडुलम में, उनको एक्सट्रीम में बहुत खराब कर दिया। यहाँ पर एआई है जिसको एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। तो एआई का वैल्यूएशन 200 पी हो गया, और अपनी आईटी कंपनी का पी हो गया 6-7। इवन अपनी आईटी कंपनीज का जो है उसका वैल्यू स्टॉक्स में आ गए, वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में आ गए, उनका डिविडेंड यील्ड ही 6-7% है। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में टिकती नहीं है मार्केट में, और ये एक्सपीरियंस बताता है। तो लोगों को क्या होता है कि जब न्यूज है, न्यूज सभी जगह एट ए टाइम जाती है, और उसका इफेक्ट भी एकदम से होता है। तो एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक हुआ था इंडियन आईटी में, वो अब धीरे धीरे कम होगा। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी थी एआई में, वो वहां पर कम हो रही है। तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसलिए आपका कल का देखोगे तो नास्डैक इज डाउन मोर देन द S&P 500। और इंडिया में जिस दिन 600 पॉइंट मार्केट कल गिरा, तो हमारा आईटी सेक्टर कम गिरा है। तो एक सेक्टरल मैंने एक व्यू दिया है। इट्स नॉट अबाउट कि आप सेक्टरल फंड ले लो, लेकिन ये कोई भी चीज में एक्सट्रीमिटी कैसे होती है,
प्लस साइड में भी और माइनस साइड में भी। ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ही इसको बोल सकता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मिड कैप हैज कम डाउन, एंड स्मॉल कैप भी करीब करीब 12 से 15% डाउन है। एंड टाइम करेक्शन अगर आप देखते हो तो अक्टूबर 2024 में अपना पीक था, उसके बाद करीब करीब 15% का करेक्शन आ गया है मार्केट में। तो टाइम करेक्शन इज परफेक्ट, वैल्यू करेक्शंस भी आया है। तो इसके अंदर में आप अगर देखोगे, खुद भी रिसर्च वगैरह करोगे। मैंने दूसरी चीज बताई है, बॉटम अगर ब्रेक होता है तो मोमेंटली हेज फंड, एल्गो, शॉर्ट वाले, लॉन्ग वाले, इनका ट्रिगर होता है 700-800 पॉइंट। शायद 2 दिन में और भी नीचे आ जाएगा, वहां पर पैनिक नहीं होना है। जिनको हिम्मत है दे कैन बाई। बाई क्या करना है वो अपना अपना व्यू है। हमने पहले बताया कि स्टॉक में फिर भी मत जाना, क्योंकि जब बाउंस बैक होता है तो आपका स्टॉक बढ़ेगा गारंटी नहीं है, और बढ़ सकता है 40%। तो ये टाइम टू टाइम की बात है। बट जब ऐसी मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, गो इनटू द ब्रॉड मार्केट। ब्रॉड मार्केट का मतलब है यू गो सम इंडेक्स, बाई सम फ्लैक्सी कैप फंड, बाई सम लार्ज कैप फंड ओनली। पहला आपको वो सपोर्ट करेगा। मार्केट में जब कॉन्फिडेंस आता है देन मिड कैप चलता है, और कॉन्फिडेंस आता है लास्ट में स्मॉल कैप चलता है। किसी को कुछ नहीं करना है, गो टू द मल्टी कैप फंड और फ्लैक्सी कैप फंड, बिंदास लियो, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो दिस इज अबाउट द निफ्टी ईपीएस। अब जो हमने एक बात बताई थी कि ईपीएस अपना करीब करीब अक्टूबर 2024 में अपना ईपीएस चला गया था करीब करीब पी बताओ, ईपीएस तो ठीक है, ईपीएस हाँ। तो दिस इज अबाउट द निफ्टी पी रेशो। तो जब हमारा कुछ 27-28 तक चला गया था, उस टाइम हम लोग थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे आ गए थे। ये आप देखोगे थोड़ा लाइट है। सो वी आर अराउंड द, अभी लेटेस्ट में हमारा करीब करीब पी 20 के आसपास आ गया है, विच इज अगेन द फेयर वैल्यू। बहुत ड्रास्टिक दो नहीं है। या सो जब भी हमारा 2 साल पहले पी करीब करीब 27-28 था, एंड दैट्स वाई द एफआई वाज सेइंग के आपका मार्केट महंगा है, अर्निंग इतनी दिख नहीं रही है, दैट्स वाई दे आर सेलिंग। लेकिन अभी पी कम हो गया फिर भी एफआई सेलिंग कर रहा है। तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब भी वॉर सिचुएशंस होती है, कोई भी आदमी पहले अपना पैसा मूव करता है अपने होम कंट्री में। सपोज एक फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हूँ पूना का अभी, और मेरी इन्वेस्टमेंट है हैदराबाद में, और मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ। और वहां पर कोई बम विस्फोट होता है, या कोई अप्रोल चल रहा है, या कोई मोर्चा चल रहा है, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे? पहले तू घर पे आ जा, वो फैक्ट्री वहीं छोड़ दो, सूटकेस वहीं पे छोड़ दो, पहले आप घर पे आ जाओ। ये हर एक कंट्री का होता है। जैसे अभी आप देखते हो, दुबई वाज द सेफेस्ट प्लेस। अब दुबई में प्रॉब्लम हुआ, छोटा सा ड्रोन अगर एयरपोर्ट पे गिरा तो भी लोग क्या बोलते हैं? तुम पहले इंडिया में आ जाओ, यू शुड बी सेफ फर्स्ट, एंड देन हम वहां बाद में देख लेंगे सब कुछ। तो ये एक फिनोमेना होता है, जब भी कहीं क्राइसिस होती है पीपल विल रन अवे टू देयर होम प्लेस। अभी भी जो हमने देखा है बहुत सारे दुबई में, जैसे राकेश भी बोल रहे थे, दुबई में कुछ दोस्त हैं, आई टॉक टू देम, दे से लॉट ऑफ HNI रिच पीपल हैव मूव टू द मस्कट, जहां पर वो रोड साइड से जा सकते हैं। दे हैव मूव, पैसा हमें थोड़ा सा बैंक से दे दो, खाने पीने का इंतजाम हो गया। वहां पर मस्कट में है, ओमान में है, लोग जाके रह रहे। बिकॉज दुबई वाज द हब फॉर द हिप हॉप के लिए, या जो भी कनेक्टिविटी रहती है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अगर पी कम है फिर भी एफआई बेच रहा है, तो रीजन इज दैट के बाहर सिचुएशंस में पीपल विड्रॉ मनी, दे कीप ऑन द सेफ प्लेस। सेफ प्लेस मतलब हमारा इंडिया एक्चुअली सिक्योर नहीं है, लेकिन हम जहां रहते हैं हमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहीं लगती है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है मार्केट में। सो जैसे हमने बताया, अगर मैं हैदराबाद में, मेरे घर वाले बोलेंगे पहले आप कैसे भी करके कुछ भी गाड़ी पकड़ के पहले घर पे आ जाओ। हम बोलेंगे नहीं, मेरा वहां पर सूटकेस है, पैसे है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये एक फैक्ट होता है हमेशा। जब जब क्राइसिस होती है मार्केट में, पीपल मूव टू देयर होम कंट्री, ब्रिंग मनी टू द होम कंट्री। तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सो इवन दो द पी इज लेस, बट एफआई स्टिल बाइंग। एक सरप्राइज है, एफआई को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि एफआई ने जब पैसा इंडिया में लाया था तभी डॉलर सपोज 76 था, 82 था। आज डॉलर हो गया करीब करीब 93। तो
इधर पी में भी नुकसान हो रहा है, मतलब प्राइस भी कम हो गई है, और जब वो कन्वर्ट करके यूएस में पैसा लेके जा रहे हैं तो अभी उनको 92 में डॉलर खरीदना पड़ रहा है, 93 में। सो एफ आई नॉट इट प्रॉफिट, यू सी। अब नए एफ आई को उल्टा हो रहा है, उनको भी 93 में, मतलब $1 उनको 93 रुपीज में लेंगे, और प्राइस भी सस्ती मिल रही है। तो ये ट्रिगर कब अचानक चेंज हो जाएगा, यू कैन नॉट नो। आप उसकी टाइमिंग नहीं कर सकते हो। नए इन्वेस्टर के लिए नाउ इंडिया इज बिकम वेरी अट्रैक्टिव। टू रीजन, वन इज डॉलर उनको लिए बहुत, मतलब महंगा हो गया, तो आपको ₹1, $1 में उनको 93 रुपीज मिलेंगे। सेकेंडली प्राइस भी सस्ती हो गई है। तो हर एक बार सेम टाइप का इन्वेस्टर नहीं रहता है मार्केट में। जैसे राम अग्रवाल है और एक राकेश अग्रवाल है, राम अग्रवाल बाहर निकल रहा है तो राकेश अग्रवाल अंदर आता है। तो राम अग्रवाल लॉस करके बेच के चला गया इंडिया में कि ये इंडिया फालतू है, मेरा डॉलर में भी नुकसान हो गया, अर्निंग में भी नुकसान हो गया। दूसरा आदमी बाहर से देखता है कि भाई यहाँ पर अभी सस्ता दिख रहा है, मार्केट भी सस्ता है, डॉलर भी महंगा है, चलो अपन यहाँ पर अभी चांस लेते हैं। सो मार्केट में सेम टाइप के लोग नहीं रहते हैं। सम पीपल गो आउट, सम पीपल विल कम इन। तो लोग दूर से अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। तो अगर जो आदमी यहाँ पर इंडिया के अंदर में एक ईगल आइज बोलते हैं कि भाई कौन कौन सी मार्केट अट्रैक्टिव है, उसमें इंडिया इज बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव बिकॉज ड्यू टू द डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी सस्ता हो रहा है। ये हमने जो चार्ट बताया, कंटिन्यूसली लास्ट 2 इयर्स में एफ आई इज कंटिन्यूसली सेलिंग, एंड ऊपर का जो ग्राफ है ग्रे वाला, दैट इज द डी आई इज बाइंग। डी आई मतलब कौन? हम लोग बाई कर रहे हैं और वो लोग सेल कर रहे हैं। अब जब भी वो बाई करने आएंगे तो सेल कौन करेगा? हम ही सेल करेंगे। लेकिन मार्केट में और एक न्यूज चल रही है कि वेदर वी पीपल आर फंडिंग टू गिव द सेफ पैसेज टू द एफ आई। खरीदी हम लोग कर रहे हैं, तो निकलने को कौन दे रहा है? हम लोग उनको निकलने को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग खरीदी कर रहे हैं। अगर हम लोग खरीदी नहीं करेंगे तो मार्केट करीब करीब अभी 20% गिर जाता था। जो कि अभी जो लोग नए आए हैं मार्केट में 2020 के बाद, कोविड के बाद, दे हैव नेवर सी द फॉल ऑफ 20 to 30%। हमने वो भी फॉल देखा है। अभी हमारा मार्केट में क्या हुआ, रिटर्न ज्यादा नहीं बने बट नुकसान ज्यादा नहीं है। नुकसान किसको है? जो 2 साल पहले आए, जिनका पहले की इन्वेस्टमेंट है 2020 की, उनका जो सीएजीआर पहले 17-18% था, उनका सीएजीआर अभी 7 to 8% आ गया, 11% आ गया, 12% आ गया। उसके बाद भी किसी के पास बैलेंस एडवांटेज फंड है, किसी के पास मल्टी एसेट फंड है, तो उसके अंडर में रिटर्न थोड़े से कम हो गए। लेकिन लॉस नहीं है लोगों को। लॉस किसको है? जो 2 साल पहले आया। तो इसीलिए क्या होता है कि एक और बात चल रही है मार्केट में कि वी पीपल ऑफ इंडियन, दोज हु आर डूइंग द एसआईपी, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट, आर वी फंडिंग टू द एफआई। कि एफआई ने 20 साल पहले जो खरीदी किया उनको हम एग्जिट रूट दे रहे हैं क्या? तो ये बहस की बात आ गई। हम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से बैठेंगे तो मैं बोलूंगा भी एफआई को बाई करना है नेक्स्ट डे, तो कौन बेचेगा? हम ही लोग बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास माल है। तो दोनों चीजें हैं कि वंस दे टर्न द टेबल, देन वी पीपल ऑन द बार्गेनिंग साइड, कि भाई अभी तो आप बेच के चले गए नीचे में, अभी मैं नहीं देता हूं। तो मार्केट की नैरेटिव बदलने में टाइम नहीं लगता, ये हमने देखा है। 2023 में ऐसी सिचुएशन थी कि मार्केट बढ़ते जा रहा है और मार्केट नीचे आने को मतलब कोई चांस ही नहीं था। एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ आईपीओ हैज कम, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ने खुद की सेलिंग की गई थी। आप देखोगे बड़े बड़े आईपीओ तभी आए, हुंडई का आया, एलजी का आया था, बाद में और एक आईसीआईसीआई प्रू आया। तो 10-10 हजार करोड़ के आईपीओ हमारे यहाँ ऐसे ही स्मूथली निकल गए विदाउट एनी करेक्शन, बिकॉज दैट वाज द यूफोरिया। और तभी बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी कि इतने बड़े आईपीओ, इतना बड़ा फंड राइजिंग कर रहे हैं, मतलब हु इज सेलिंग? कॉर्पोरेट इज सेलिंग एंड रिटेल इज बाइंग। आप देखिए लास्ट के 2 महीने में कोई आईपीओ आया बड़ा? नहीं आ सकता है। तो ऐसे टाइम में सप्लाई भी बंद हो जाती है। ठीक है, ये चीजें मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है। मार्केट में सप्लाई कम हो गई है। अभी अगर समझो कूद के लोग 10 लोग बाई करने को आ जाएंगे, सस्ता है, तो अचानक से मार्केट बाउंस बैक करता है। तो बाउंस बैक में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मतलब अरे ठीक है अब मार्केट ठीक हो रहा है, अब हम कल खरीदी करेंगे, परसों खरीदी करेंगे। तब तक तो 5-10% बढ़ जाता है मार्केट।
तो ये एक एक्सपीरियंस वाली बात मैंने फिर से आपको शेयर करी है। नेक्स्ट स्लाइड, ये दिल्ली का है। एफआई ने अभी लास्ट के ये मंथली है, सॉरी, पिछला वाला दिल्ली का था, पिछला वाला फिर से दिखाओ। हाँ, तो ये दिल्ली है। ये कहाँ से? नहीं नहीं, ये मेरा सामने से व्यू में है, फुल स्क्रीन करो मेरे। नहीं, इसको मिनिमाइज कर दो, एक मिनट एक मिनट, हाँ हो गया। तो ये डेली का आप देख रहे हो, लास्ट के जब वॉर हुआ 28 फरवरी के बाद एफआई ने ज्यादा इंटेंसिव सेलिंग किया है। और मंथली आप देखते हो तो मंथली में ये लास्ट के मंथ में सबसे बड़ा बार दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम डीआई का भी उतना ही पाएंगे। अगर आप बार दोनों मेजर करोगे तो डीआई हैज बाई मोर देन द एफआई हैज सोल्ड। तो मार्केट में बैलेंस बना हुआ है। तो बात यही निकल रही है कि क्या हम लोग एफआई को फंडिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहस वाला मुद्दा हो जाएगा। ठीक है। रुपी डॉलर मैंने जो बताया कि डॉलर का भाव अभी 94 के आसपास आ गया है। 93.5 है शायद। तो 93.5 है। तो अगर उन्होंने जब डॉलर इंडिया में लाए थे तभी 72 73 में परचेज किया होगा। आज सॉरी सेल किया होगा। आज वो परचेज कर रहे हैं 94। तो 20% तो डॉलर में नुकसान हो रहा है। और मार्केट में 2 साल का रिटर्न नहीं आया। 2 साल का पुराना रिटर्न आया, तो एक्चुअली very factual things, FI is selling in loss if they have come 2 3 year back. जो लोग एफआई 15 साल 10 साल पहले आए, प्रॉफिट उनको ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एफआई होशियार होता है, ये एक और मेरा लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि हर बार वो जो करते हैं उसमें उनको प्रॉफिट ही होता है। दे मे हैव सम ट्रिगर ऑफ द लॉस, स्टॉप लॉस भी होता है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे हेज फंड वाइप आउट हो जाते हैं, दे वाइंड अप। क्योंकि उनका जो मैंडेट होता है ना कि 50% से नीचे मेरा कोई भी वैल्यू गया, यू जस्ट सेल इट आउट, डोंट थिंक। तो ये मैकेनाइज कंप्यूटराइज काम करते हैं ये लोग। और इसमें इनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, ये भी मैंने देखा है। क्योंकि पैसा किसका है? पब्लिक का है। 50 रुपए की 100 रुपए की चीज 50 हो जाती है, वो लोग बेच देते हैं। क्योंकि उनको बोलते हैं हमारा मैंडेट क्या था? 50% स्टॉप लॉस। तो 100 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचनी पड़ती, बिकॉज उनका ट्रिगर हो जाता है। और वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है कि भाई 50 के बाद तू नहीं रखेगा। तो हमें लगता है अगर वो कोई मेरे से बात करेगा वैल्यूएशन के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, मैं बोलूंगा भाई 50 रुपए में तो खरीदी करना चाहिए। वो बोलेगा मेरे डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? स्टॉप लॉस। तो ऐसे टाइम में जो भी सेलिंग हो रही है उसमें अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट द डॉलर। डॉलर की वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा है। ये जो हमने बताया अभी प्रीशियस मेटल, आप देखोगे अगर एक महीने पहले सबको चांदी ही खरीदनी थी, सबको सोना ही खरीदना था। लेकिन अभी क्या हो गया? चांदी 4,20,000 से कल का रेट था 2,20,000। एंड अगर आप 1 1.5 महीने पुरानी टीवी देखोगे तो लोगों ने बोला था कि ये बहुत वोलेटाइल हाई बीटा स्टॉक है, करेक्शन भी टाइम नहीं लगेगा। सिमिलरली आप देखोगे 50% या 40% चांदी में करेक्शन आ गया। गोल्ड में करेक्शन इतना नहीं आता। रीजन इज दैट गोल्ड में पब्लिक ही नहीं है, गोल्ड के अंदर में गवर्नमेंट भी है। जो डीडॉलराइजेशन हो रहा है, जो यूक्रेन वॉर के टाइम में यूएस सॉरी रशिया का जो 300 500 बिलियन का उन्होंने फ्रीज कर दिया असेट्स, उसकी वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट ने गोल्ड खरीदना चालू किया है। इसलिए गोल्ड में इतना बड़ा करेक्शन भी नहीं हुआ है और गोल्ड में इस टाइप का रेज भी नहीं हुआ था। सिल्वर हैज गॉन अप फ्रॉम 60,000 टू 4 लाख रुपीज, बिकॉज उसमें सब सटोरिये लोग घुस गए, पब्लिक भी घुस गया, एज फंड भी घुस गया। और करेक्शन भी उसी टाइप से आया क्योंकि उसके अंदर में पब्लिक का स्पेकुलेटिव मनी बहुत आया था। सो और दूसरा मैंने अभी कल जो रीजन बताया कि कल यूएस में गवर्नमेंट यील्ड बढ़ने से उधर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। तो पीपल हैव टू बी बाय दीज बॉन्ड्स बिकॉज दे आर गेटिंग फिक्स इनकम ऑफ 5% फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉन्ड। और अभी हम देखेंगे इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है करीब 6.5, वहां का 5% है। हमारा जी सेक 10 ईयर जी सेक करीब 6.5 के आसपास है। तो यूएस एंड अमेरिका में भी देखिए आप इतना छोटा सा डिफरेंस बचा है। सो दैट इज द रीजन प्रेशियस मेटल हैज करेक्टेड। जनरली आज तक का मैंने पहले बार देखा है वॉर सिचुएशंस में गोल्ड का भाव बढ़ता है
प्रीशियस मेटल का भाव बढ़ता है। इस बार उल्टा हुआ, वॉर चल रहा है और गोल्ड का भाव नीचे गिर रहा है। वाई इट इज सो? इट इज ड्यू टू द एक्सपीरियंस। हमने सबको बोला भी था, हमने बहुत सारे लोगों का गोल्ड सिल्वर बिकवाया भी है, मतलब प्रॉफिट बुक करवाया एज ए डिस्कशन करके। बिकॉज द रीजन इज दैट दे हैव ऑलरेडी अप 3 times, गोल्ड इज अप, सिल्वर इज अराउंड 7 to 8% अप। तो वॉर सिचुएशंस में मुझे सिग्नल लग रहा था कि वॉर में भी अगर गोल्ड का भाव नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी प्रॉफिट बुकिंग है, जो भी एक्युमुलेशंस करके बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं, मैंने पहले ही बताया, हमारे आपसे कुछ होता नहीं है। दे आर द वेरी मच बिग हेज फंड आज वर्किंग ऑन दैट। तो मुझे एक सिग्नल, एक क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस, एक अपना इंट्यूशंस आता है माइंड में कि भाई इस बार इतना बड़ा वॉर चल रहा है और गोल्ड का भाव सिल्वर का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये वॉर कम होगा तो ये करेक्शन आएगा। अभी वॉर तो एक्सट्रीम कंडीशन में चल रहा है, फिर भी गोल्ड का सिल्वर में करेक्शन क्यों आ रहा है? द रीजन इज दैट पीपल आर डूइंग प्रॉफिट बुकिंग। सेकेंडली, अगर मेरे पास दो असेट्स हैं, एक का भाव 50 का 100 हो गया, और दूसरा असेट्स है जिसमें मार्केट में 100 रुपए का 80 रुपए हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, कास्केडिंग इफेक्ट होता है। मैं जिसमें प्रॉफिट है उसको बेचूंगा और जिसमें सस्ता है उसको मैं बाई करूंगा। तो ये हो गया पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात। ये चीजें समझ में नहीं आती। जब हम टीवी देखते हैं हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जब हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं वो लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं हमको कि ये तो बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा। लेकिन एक चीज मेरे को 50 की 100 हो गई है, मैं वो खरीदी करूंगा, या जो 50 की 30 हो गई है वो खरीदी करूंगा। तो अगर मैं सेंस लगा के मार्केट में जा रहा हूं, तो मैं पूरे मेरे पहले ड्राइंग बोर्ड पे प्लान बनाऊंगा कि भाई क्या चीज सस्ती है और क्या चीज सस्ती नहीं है, और जो सस्ती है उसको खरीदी कैसे करूंगा। जो चीज महंगी हो गई है उसको बेचने के बाद ही मेरे पास पैसा आएगा। तो सिस्टम में पैसा उतना ही होता है हमेशा। कोई नया नया पैसा मैं डेली उगा नहीं रहा हूं, खेती नहीं लगी मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, गोल्ड सिल्वर बेचूंगा एंड देन आई बाई द स्टॉक्स। तो ये चीजें पर्सनली जब आप बैठोगे तो वी कैन डिस्कस ऑन देयर। बट आप जब टीवी देखते हो, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको देखोगे, तो अपना अपना गाना, अपना अपना चैनल चलाते रहते हैं लोग। उनको आपके बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमने क्या चीज खरीदी की है, हमारा असेट्स एलोकेशन कैसा है। तो मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से बताया। अगर मैं सब चीजों को बाजू में रख देता हूं तो नाउ आई हैव टू असेट्स क्लास, वन इज गोल्ड सिल्वर, वन इज स्टॉक्स आई वांट टू बाई इट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसा नया नहीं है, सो व्हाट आई डू, आई विल सेल माई सम पार्ट ऑफ द सिल्वर और गोल्ड, प्रॉफिट बुक करूंगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद मेरे को कुछ स्टॉक खरीदी करना है, आई विल बाई दीज स्टॉक्स बिकॉज दे हैव करेक्टेड 20%, बिकॉज दे हैव नॉट गॉन अप बाई 2 years से, वो बढ़े नहीं, तो मेरे को डबल फायदा है। टाइम करेक्शन भी मिल गया, मतलब 2 साल पहले जो खरीदी कर रहा था वो आज उसी रेट में मिल रहा है। सेकेंडली, 2 साल पहले जो मैं 10 रुपए की चीज खरीदने वाला था वो मुझे आज 8 रुपए में मिल रही है। तो विच इज वन गुड, सेकेंड वन। लेकिन उसके लिए माहौल खराब रहता है। कोई भी चीज आपको सस्ती नहीं मिलेगी, जब न्यूज खराब है तभी सस्ती मिलेगी। तो लोग बोलते हैं कि न्यूज खराब, भाई न्यूज खराब है इसलिए तो वो सस्ता मिल रहा है। जिस एरिया में रोड अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उस बिल्डिंग का प्राइस तो महंगा ही मिलेगा ना आपको। आइडेंटिफाई किसको बोलते हैं, जहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पर रोड बनने वाला है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, वहां पर आपको कोई भी चीज सस्ती मिलेगी। तो यहाँ पर होता है स्टॉक पिकिंग, फाइंडिंग द ज्वेल्स इन टू द मार्केट, यही फंड मैनेजर का काम है। और जो आदमी इस टाइप की पिकअप कर लेते हैं उनका फंड अच्छा चल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपको शांत तरीके से बैठ के हमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी पब्लिक क्या कर रही है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये प्रीशियस मेटल का मैंने करेक्शन का रीजन बताया है, क्योंकि डॉलर का प्राइस, डॉलर यील्ड बढ़ रहा है, सेकेंडली मार्केट घट रहा है, थर्ड थिंग इसमें ऑलरेडी प्राइस इनबिल्ट हो चुका है। अब लोग बोलते हैं कि डॉलर रिप्लेसमेंट और ये सब बातें रहती हैं। 20% तथ्य रहता है, 80% र्यूमर होता है मार्केट के अंदर। हाँ, वो तथ्य होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। आई एम नेवर डिनाइंग दैट के डॉलराइजेशन की वजह से लोग गोल्ड खरीदी कर रहे हैं। मैं सबको क्वेश्चंस करता हूं कि अगर आप डॉलर को गोल्ड से रिप्लेस करते हो, तो कल के दिन आप सब्जी खरीदी करने जाओगे तो उसको बोलोगे क्या कि भाई 0.001% आप गोल्ड ले लो मेरे से एंड गिव मी सम, सब्जी दे दो मुझे। यू कैन नॉट रिप्लेस द करेंसी।
करेंसी जो चीज बदल गई है वो आप दोबारा से उस 200 साल पुराने सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में नहीं जा सकते हो। कैन यू बाय द रेलवे टिकट, कैन यू बाय द एयरलाइन टिकट, कि भाई मैंने एक, मेरे पास एक वैलेट है, उसमें से मैं सोना इतना 0.015% आपको ट्रांसफर करता हूँ, गिव मी द एयरलाइन टिकट। नो, यू कैन नॉट रिप्लेस इट। तो 20% सच्चाई होती है, 80% र्यूमर्स होता है, और इसके अंदर में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने ये भी लर्न किया है, 30 ईयर्स में मैंने ये लर्न किया है कि पूरा नैरेटिव बनाया जाता है। मतलब आप यूट्यूब देखोगे वही स्टोरी बोलेगा, टीवी देखोगे वही स्टोरी बोलेगा, किसी आदमी को मिलोगे वही स्टोरी बोलेगा, क्योंकि ये जब प्लान बनाया जाता है ना, ये 2-3 साल पहले बना लिया जाता है कि तुम क्या बोलोगे। मैगजीन देखोगे वही स्टोरी दिखेगी, हर जगह वही वही स्टोरी दिखती है। तो कुछ लोग बोलते थे बैटरी में लगता है सिल्वर, सोलर पैनल में सिल्वर हम पूछते थे लोगों को, भैया सिल्वर सोलर में लगता है, बैटरी में लगता है, ये आज का इनोवेशन नहीं है। बैटरी, सोलर पैनल 10 साल पहले भी बनते थे, ये अचानक से कहाँ से इतना डिमांड आ गया उसके अंदर में। तो ये नैरेटिव बनाया जाता है, इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जॉर्ज सोरोस बोलो, जेपी मॉर्गन बोलो, मॉर्गन स्टैनली बोलो। अभी मैंने जो न्यूज पढ़ा था एक महीने पहले, चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ही शॉर्ट ऑन द सिल्वर, बैठ गया सिल्वर बेच के। 60,000 का सिल्वर 4 लाख का भाव मिल रहा है, बैठ गया वो। ही इज ए वेरी बिग शॉट इन सिल्वर। अब तुम आइडेंटिफाई करो उसको, निकालो। तो वो नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे करके कमा के निकल जाएगा। आदमी को मालूम कब पड़ेगा, मालूम है क्या, जब 2 लाख हो जाएगा। ये हुआ क्या था, कैसे हुआ, फिर स्टोरी आएंगी यूट्यूब पे कि एक आदमी था जो चाइना में शॉर्ट था, उसकी वजह से नीचे आया। तब तक तो स्टोरी निकल गई और हम देखते रह गए, पतंग भी कट गई। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, 30 साल मुझे भी हो गए मार्केट में ट्रेडिंग करके, और मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो रहता है। ये सब देखे हुए हमने चीजें, तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो नैरेटिव बनाया जाता है, हर जगह आपको एक ही स्टोरी दिखने को मिलती है कि भाई टीवी खोला वही बोल रहा है, मैगजीन पढ़ा वही बोल रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं, करेक्शंस इन अराउंड द मार्केट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोग बोल रहे हैं, जैसे कमोडिटीज है, कमोडिटीज की डिमांड है, एनर्जी सेकंड सेक्टर जो बताया गया है, जो भी डेटा सेंटर है, एआई सेंटर है। हाँ, एआई एक बार नीचे चला जाएगा लेकिन एआई बंद नहीं होगा। तो उसके लिए जो भी पावर सेक्टर्स में सेंटर बन रहे हैं, पावर सप्लाई सिस्टम है, उससे रिलेटेड ट्रांसफार्मर बोलो, फैसिलिटी सेंटर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक बोलो, उनको ज्यादा डिमांड रहेगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आइडिया का शेयर 140 का 10 रुपए हो गया, लेकिन टावर तो ज्यादा लगाएगा ये, बराबर है। तो जो टावरिंग कंपनी है उसको प्रॉफिट होता है, आइडिया को खुद एज ए मैन्युफैक्चरर उसको नुकसान हो रहा है। सो एआई से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो सप्लाई सिस्टम में है, उनको फायदा होगा। दिस टाइप ऑफ द कंपनी विल प्रॉस्पर, और एआई खुद मरेगा क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा है। सो सेक्टर लाइक फार्मा एंड डिफेंस, डिफेंस में मुझे एक ग्रीन शूट दिखता है, क्योंकि जब वॉर खत्म होगा, जो भी एम्यूनिशंस खत्म हो गए लोगों के, तो अभी इंडिया को अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे कि भाई मेरे पास 200 मिसाइल के अभी 10 ही बचे हैं, कैन यू सेल इट। अभी इंडिया चुपचाप से सेल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ऑब्जेक्शन लेगा कि तुमने ईरान को मिसाइल क्यों भेज दिया। बाद में चुपचाप से इंडिया भेज देगा उसको, लेके जा बाबा। और आसपास के जो लोग डरे हुए हैं, जिनके पास 10 मिसाइल थे, वो भी बोलेगा भैया 20-30 अपने पास भी रख लो, कभी मेरे ऊपर भी गिरेगा तो एक लेकिन क्या है, सेक्टर छोटा है, वॉलेटाइल बहुत है, बट यू कैन हैव थ्रू एसआईपी एंड छोटे छोटे अमाउंट में आप खरीदी कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड फंड हमने बताया, बहुत सारे फंड, बहुत सारे स्टॉक्स का डिविडेंड ही बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन कम हो गई है। तो एक चीज है, मार्केट करेक्टेड ऑलरेडी हो गया है, आई थिंक आई हैव गॉन फार अवे। टाइम कितना हो गया? 12:40। तो ठीक है, अभी हम बंद करते हैं। तो ये गैप है, निफ्टी चार्ट कंपैरिजन विद मेटल का एक लगाया कि मेटल में बीच में जब गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा था, तो अदर मेटल भी पीछे पुंछाले के जैसे बढ़ने लगे थे। उसमें टाटा स्टील बढ़ गया, जेबी स्टील बढ़ गया, सभी बढ़ गए, लेकिन कॉपर भी बढ़ गया। तो लोग बोलते कॉपर अभी एसी में लगता है, मैंने कहा भैया एसी अभी नहीं चालू हुआ, एसी तो 50 साल पहले से था। तो कॉपर में भी रैली आ गई, जिंक में भी रैली आ गई, और क्या बोलते लेड में भी तेजी आ गई। तो वो सब कुछ करेक्ट हुआ है अभी, बट अभी एक अच्छे मौके पे आया है। तो ये चीजें हम, सेक्टोरल चीजें हैं, इसको आप पर्सनल पोर्टफोलियो में डिस्कशन करने के बाद ही लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हर एक का है, जैसे
निफ्टी मेटल का बताया, इसमें निफ्टी मिड कैप है और निफ्टी 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप है। तो मेटल में करेक्शन आया है, सभी में करेक्शन आया, लेकिन मेटल में बहुत ज्यादा रैली हुई थी, दैट इज करेक्टेड अराउंड 30%। तो ये थोड़े सेक्टोरल चीजें हैं, उसके अंदर में वी हैव टू बी डिस्कस वन ऑन वन। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने बताया कि मतलब एनर्जी, जो हमने बताया था सेकंड स्लाइड में, सॉरी सेकंड स्टेप पे था कि पावर एंड एनर्जी में, सो इंडिया इज हैविंग लेस कंजम्पशन ऑफ पावर कंपेयर टू वर्ल्ड, और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली न्यू एनर्जी लाइक सोलर विंड। तो इंडिया की अभी परसों भी मोदी साहब ने बोला था कि हमें एनर्जी में भी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। सो ये सब खत्म होने के बाद गवर्नमेंट में गिव मोर इंसेंटिव टू न्यू एनर्जी, हाइड्रो 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 एनर्जी है, सोलर है, विंड है, या रीजनरेटिव एनर्जीज है, बायोगैस है। ये सब चीजों पे फिर से और ज्यादा इम्फेसिस दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो उसके अंदर में भी एक बड़ा ग्रीन शूट दिख रहा है। इंडियन कैपेसिटी इज कैचिंग अप ग्लोबल पीयर। तो इंडिया में भी कैपेसिटी बढ़ रही है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे स्टॉक भी, वारी इंजीनियरिंग है और बहुत सारे टाटा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, सुजलॉन का भी आपने भाव देखा तो काफी बढ़ गया था। तो ऑल न्यू एनर्जी प्लेयर्स इज इंक्रीजिंग। थोड़ा सा मार्केट की वजह से करेक्शंस आया है, बट अदर प्लेयर्स आर कमिंग टू द मार्केट। ये हमने एसआईएफ का जो बताया, एसआईएफ न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच का प्रोडक्ट है। इसके अंदर में थोड़ी सी स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग शॉर्ट होता है। लॉन्ग शॉर्ट में मतलब जैसे मार्केट में मुझे मालूम है कि कुछ सेक्टर फायदा होगा, कुछ सेक्टर को नुकसान होगा। तो जैसे हमने बताया कि एफएमसीजी सेक्टर है अभी सपोज, तो ये मार्केट में जो भी चल रहा है, आप टूथब्रश और खाना पीना बंद नहीं करते हो, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को शेयर गिरेंगे कम। और ऐसे सेक्टर ज्यादा गिरेंगे जिनका सप्लाई सिस्टम चौकअप हो गया, लाइक होटल इंडस्ट्रीज बोलो, लॉजिस्टिक बोलो, ऑटोमोबाइल में सेल्स है, तो उस टाइम में वो शॉर्ट कर देगा उसको। तो ये लॉन्ग शॉर्ट होता है। इसके अंडर में 70% लॉन्ग है, 30% शॉर्ट है। ये तीन सिनेरियो में काम करता है। ठीक है। लास्ट के जो सिनारियो है उसमें जब मार्केट वन वे चलता है तब ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसमें सबसे ज्यादा बनते हैं। आप देखिए जो रेड वाला डॉट है, उसमें इलस्ट्रेटिव बकेट्स बैक टेस्टिंग किया है, तो 14% का रिटर्न बना है। जबकि निफ्टी निफ्टी का 100% इक्विटी एक्सपोजर है, उसके अंदर में रिटर्न करीब करीब 13%। 10 ईयर का ये बैक टेस्टिंग है, एवरेज रिटर्न करीब करीब 12 है। सबसे नीचे बहुत सारे लोग जो हमने भी दिलाए बैलेंस एडवांटेज फंड, रिस्क कम होती है लेकिन उसका रिटर्न भी कम आता है। सो बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट्स फंड्स, दे आर हैविंग लेस रिस्क, लेस रिटर्न। एसआईएफ, ये सब नए प्रोडक्ट आम पब्लिक के लिए अभी ओपन हुए। ये प्रोडक्ट नहीं थे मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट में प्रोडक्ट थे, लेकिन एचएनआई को ऑफर किए जाते थे थ्रू पीएमएस एंड एआईएफ। तो सेबी ने सोचा कि भाई छोटे पब्लिक को या जो मिडिल क्लास का पब्लिक है उसको इस प्रोडक्ट को कैसे दिया जाए। सो वी हैव कम आउट विद एसआईएफ प्रोडक्ट। अलग अलग इसमें थीम्स है। सो आई हैव डन माई सेल्फ, आई थिंक आई हैव गॉन फार अहेड, बट दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस आंसर। कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड, तो नीलेश, पूरा नीलेश हाँ जारकर हाँ सर। ओपन करो। गुड मॉर्निंग सर। या गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, हाँ मुझे बोलिए। हाँ, मुझे जैसे क्वेश्चन पूछना था कि एक अभी हमारा हम। फेवर करेंगे क्या सब लोग, थोड़ा सा प्लीज जस्ट ओपन योर वीडियो, एक हमें स्क्रीनशॉट निकालना है। यस एज यस ए यस। कंप्लाइंसेस वी हैव टू बी सबमिट टू द आवर रेगुलेटर के भाई कौन कौन मीटिंग में था और आपने क्या बोला। तो हमारा भी एक डिस्क्लोजर है, तो जो भी मैंने आपको बोला है यस। उसमें मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है भी, तो लेकिन हम लोगों ने पहले से क्लाइंट को भी बताया हुआ रहता है। सो दिस पोर्टफोलियो और जो स्टॉक्स और जो हमने रीबैलेंसिंग बताई है, वो मेरे क्लाइंट के पास भी हो सकती है और हमारे पास भी हो सकती है, लेकिन ओके उसमें हमने कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करी है। तो दिस ओके। इज, एक हमें स्क्रीनशॉट निकालना है प्लीज, एक बार सब लोग ऑन कर दीजिए और एक हम स्क्रीनशॉट लेके देन अगेन वी विल से, इसमें ओके। ये वाला करो ना, व्यू में, हाँ टाइल्स, टाइल्स में जाओ। क्वेश्चन पूछो मैं।
इन द मीन टाइम? या यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके ओके ओके। सो मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे करेक्शन तो काफी हुआ है, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो में भी लास्ट 3 दिन में तो बहुत बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है। करेक्ट। एंड ये है तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी जैसे हम लोग वॉट एवर अभी कैसा है कि नॉर्मली क्या होता है, मार्केट गिरता है तो आप बताते हैं कि कुछ फ्रेश फंड्स हो तो डालिए, बिकॉज यू कैन टेक द एडवांटेज, विच इज वेरी करेक्ट। ट्रू। बट या राइट नाउ, बिकॉज इफ वी मे नॉट हैव फ्रेश फंड्स राइट नाउ, तो हमारा जो भी पोर्टफोलियो है, क्या हम उस पोर्टफोलियो का एडवांटेज ही लेते हुए कैन वी reinvest or recorrect our positions and then take the advantage of this market when it bounces back? या क्वेश्चन बहुत ही सही है, और सबके लिए है वो क्वेश्चन। जी तो अगर जी आप देखते हो तो सभी के जो भी पोर्टफोलियोज हैं, उसमें हमने लास्ट 2 इयर्स में दो टाइप के फंड ज्यादा दिए थे: बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस देखोगे तो करीब करीब 35 से 40% इक्विटी था, 15 से 20% गोल्ड था, और करीब 15 से 35% डेट फंड होता है। और अगर आप उसकी रिटर्न देखोगे तो लास्ट के 1 वीक पहले तक 17-18% रिटर्न थे। बिकॉज डेट में वन साइड रिटर्न देता है, गोल्ड सिल्वर ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए, इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिए, फिर भी निफ्टी के रिटर्न से वो काफी आउट परफॉर्म कर रहा था। ऐसे टाइम में हम लोग स्विच ओवर करते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं। सिमिलरली बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड में भी अगर आप देखते हो आज भी फंड मैनेजर करीब 45 to 55% इक्विटी में बैठा है। इसलिए आप देखेंगे उस कैटेगरी में बहुत इम्पैक्ट कम पड़ता है। और अब हमें एग्रेसिवली बाइंग करना है। सो पर्सन टू पर्सन, मतलब मैं बात जो सब लोग सुन रहे हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन आपको मीटिंग करनी है। आप जूम मीटिंग भी कर सकते हो, कॉल पे भी कर सकते हो। तो जिसकी रिस्क एपेटाइट है वो हम फंड को स्विच करवाएंगे। थर्ड थिंग, लॉट ऑफ मनी वी हैव पुट अप इन द आर्बिट्राज फंड और लिक्विड फंड, जहां से हम एसटीपी चला रहे हैं, तो वो भी हम स्विच कर सकते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन होता है कि आप फ्रेश मनी डालिए अगर है तो, नहीं है तो भी हम हमेशा एडवांटेज पोजीशन में पोर्टफोलियो को रखते हैं, और सबके पास है वो। इनडायरेक्टली एवरीबडी इज होल्डिंग। अगर आप मेरा जब जो रिपोर्ट आता है उसमें जब आप पाई चार्ट देखोगे तो उसमें 20 से 30% डेट दिखेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वाई इनडायरेक्टली? जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसके अंदर में 30 से 40% डेट है, मल्टी एसेट फंड है उसके अंदर में भी करीब करीब 30 से 40% डेट है, प्लस तीसरा पोर्शन है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग लिक्विड फंड जैसी होती है। तो ये हम डेफिनेटली चेंज करेंगे। हमारा खुद का भी एक दुविधा में हूं कि भाई अभी हमने किसी को मार्केट में कुदवा दिया तो फिर वो और भी नीचे जा सकता है। तो जो मैंने एक लास्ट वाली चांस बताई थी कि ऐसे में एकदम से चारों फोर्स काम करते हैं, एल्गो आता है, स्टॉप लॉस बचता है, तो मार्केट में हजार हजार पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो हम थोड़ा थोड़ा फिर भी उसमें पैसा डाल रहे हैं। सो योर क्वेश्चन आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट यस वी विल डू द रिव्यू एंड इंक्रीज द एलोकेशंस। लेकिन वो पर्सनली पर्सन्स टू पर्सन्स रहेगा, किसको कितनी रिस्क लेनी है, तो ये 1 to 1 हम लोग डिस्कशन करके ही कर सकते हैं। बट यस, एवरीबडी इन द पोर्टफोलियो इज हैविंग द चांस, इवन दो यू डोंट हैव द मनी, बट कंसेंट हमें चाहिए रहेगा। सर तो क्या हम मतलब आई थिंक नीलेश आई हैव गिवन योर आंसर। सर संपदा या जो ओके। या तो डू वी नीड टू कॉल या मतलब इफ यू वांट टू बी मूविंग एंड इन्वेस्टिंग समथिंग एडिशनल और रीबैलेंसिंग आल्सो, तो आपकी तरफ से कॉल की हम इंतजार करें या हम खुद से कॉल करें? दोनों चीजें होंगी, हम तो करेंगे ही कॉल। लेकिन अगर समझो एक अर्जेंसी है तो आप छोटा सा मैसेज भी कर देंगे, आवर टीम विल कनेक्ट यू। और उसमें हम लोग साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं जो टीम आपको कुछ भी बता रही है उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस 100% रहता है। नहीं वो तो क्योंकि सही एक बात एक है, वो चीज, हमेशा बोलते हाँ, हैं सर से बात करके ही करेंगे, वो या तो सही। तो आई कैसा है वुड बी कि अभी, इंटरेस्टेड सर, तो हाँ, तो कैसा आई होता है कि इतने सारे लोग हैं तो ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आपने बोल दिया तो अभी समझो 7-8 लोग हैं हमारे यहाँ, तो पीपल विल वर्क ऑन दैट इमीडिएटली। मतलब 24 घंटे से ज्यादा लैग नहीं होगा। ओके सर, थैंक ये यू हमें, थैंक यू, आई या वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, या थैंक यू। या या थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए सर। ऑफ कोर्स अभी जोशी मैडम ने जो बताया था इन इन सेम लाइन
there's also request that we want to get connected with you for a meeting, either for Yeah, rebalancing as well as for putting top up. correct. Number two is now at this point of time whether putting top up in PMS would be advisable here. या वी कैन डू दैट. एक हम पर्सनल मीटिंग करेंगे, वही मैंने बोला. मीटिंग इन द सेंस हम जूम पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं. थोड़ा मुझे क्या होता है कि पहले की एलोकेशन देखनी होती है और रिक्वायरमेंट देखनी होती है, और तीसरी बात होती है रिस्क प्रोफाइल देखनी पड़ती है. तो रिस्क में तो आई नो अबाउट दैट, बट फिर भी मार्केट जैसे ही चेंज होता है ना, अपना खुद का साइकोलॉजी भी बदलता है. हाँ हम जब अच्छे मार्केट में होते हैं ना, तो हम काफी रिस्क में चले जाते हैं. जब मार्केट में ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमारा भी माइंडसेट चेंज होता है, हमारी बैकग्राउंड भी चेंज होती है. जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको और भी अर्निंग है, डिपेंडेंट्स हैं, कुछ अचानक से गोल आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा हमेशा कोई नया स्टेप लेने के पहले बात करते हैं बस. या नहीं तो फोन पे भी करते हैं. या तो आपका या क्वेश्चंस बराबर है. यस, वी विल डू दैट. या लेकिन हम थोड़ा सा बाकी एसेट्स एलोकेशन भी देखेंगे, और ओके आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी देंगे कि क्या हो सकता है. बट यस 90% यो जो क्वेश्चन है आपका उसमें यस है. 10% हैव टू बी डू सर्टेन रिव्यू, तो हम हमेशा करेंगे. यस सर फिर आपका टाइम लेके फिर मीटिंग करते हैं सर. यस यस, डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू. रामू, हाँ बोलो. तुम तो अब मेरे से कई बार डिस्कस, तुम तो इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करते रहते हो ना, एज पर योर कन्वीनियंस एंड हाँ, अदर. यस यस, यू कैन सी द ट्रांजेक्शन्स. आपका बहुत सारा एसटीपी चल रहा है, एसआईपी चल रहा है. और जो वन टाइम में अभी भी परसों भी नील ने बताया था कि माइक ने फोन किया था, एंड ही आस्क अबाउट द मतलब रीबैलेंसिंग. तो यस, वी आर डूइंग दैट. हमने अभी सीआरएम भी इम्प्लीमेंट किया है ऑफिस में 6 महीने पहले. बहुत सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं कि भाई किसने क्या बोला था, उसका टैगलाइन क्या है, उसका कोई टास्क अगर पेंडिंग में है, तो हम लोगों ने लास्ट के 6 महीने पहले वी हैव इम्प्लीमेंटेड द सीआरएम ऑल्सो, जहाँ पर जो भी हमारे एम्प्लॉय आपसे बात करते हैं उसमें दे आर पुटिंग ऑन द रिकॉर्ड कि क्या अपनी बात हुई है और किस मामले में लोगों ने फोन किया है, उसका एक्शन प्लान क्या होगा. और हम लोग भी, जैसे आपने भी देखा होगा, अभी हम लोग ईमेल डालते हैं, पहले अप्रूवल लेते हैं, क्योंकि हमारा भी सेबी की तरफ से, एमपी की तरफ से लास्ट के 1.5 साल पहले ऑडिट हुआ था कि जो हम लोग बोल रहे हैं वही करते हैं कि नहीं करते हैं. तो लॉट ऑफ ये इंडस्ट्री में बहुत सारे कंप्लायंसेस लास्ट के 2 साल में बहुत बड़े हैं, विच इज गुड फॉर द इन्वेस्टर. लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है, बस इतना ही फर्क है. हमें भी अपने ढंग से कम्युनिकेशंस करना पड़ता है. ठीक है, ठीक है. या सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग. हमने कल भी देखा, फ्रैंकली बोलूं, ये पूरा ओपन फोरम है. कल अभी चाइना भी करेक्ट हुआ है, करीब करीब हैंगसेंग का इंडेक्स कुछ 28,000 तक गया था, अभी वो भी करीब 24,000 तक आ गया. तो इवन चाइना जैसी इंडस्ट्री में भी 15 से 20% करेक्शन आया है. तो ये भी, और कुछ ग्लोबल फंड्स भी हैं, तो हम उसमें भी थोड़ा सा जो कंट्री रिस्क होती है, अभी कंट्री रिस्क में इंडिया में कुछ हुआ नहीं, लेकिन सप्लाई सिस्टम की वजह से इंडिया में भी करेक्शन आ गया. तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं. यस. चलो तो फाइन. हाँ, तुम्हारा जो क्वेश्चन था रीबैलेंसिंग एंड एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमने लगाए हुए हैं, वो काम करते हैं बैकएंड में. ठीक है, ठीक है. और उसमें कुछ ऐसी जो सिचुएशंस आती है, इसमें हम लोग फिर पर्सनली बात करते हैं. हम्म. यू गेट माई पॉइंट. जब मार्केट स्मूथ चल रहा है तो सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन ये जो सिचुएशन आई, इसमें हम 1 to 1 भी बात करते हैं, ठीक है, और करते भी, एक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है. बट एक्शन में क्या है कि हम थोड़ा सा कंसर्न जरूर लेते हैं आजकल. ठीक है. या So, two questions, Ram Kumar. या Sanjay here, Sanjay Biswal. So, one is about the HDFC share. Okay. So, HDFC share जो है is down, one of the course because of the market, and second because of the sudden news of his CMD resigning, and now the news that they have been selling the bonds, and executives have been suspended. जस्ट 1 मिनट, म्यूट किया. हाँ, यस, ये पॉइंट था मेरा भी डिस्कशन में. HDFC अच्छा, share has come down, I think, below 800 or so. या 800 पे काफी बड़ा सपोर्ट था उसमें. हाँ, तो
Do you think HDFC would be a good buy for, say, a horizon of 2 years or so? One second question is that the real estate market in UAE was booming Yes, and had gone very, very high. But I correct. believe that now, because of the sentiments, it has also come down Yes, heavily. So there is no structured system. I believe there is an index, real estate index in Dubai, जो कि suddenly काफी नीचे आया है. Is there a way to invest either in that index or in some instrument by which we can, I do believe sincerely that in a year or 2 year time, when the sentiments get better, the things would again start appearing attractive for the Dubai market as well. Do you think there is some kind of an instrument, some wherein we can put in the money in that index or that structure? yeah. So first questions about the HDFC बैंक, हम लोग एक्चुअली रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं ओपन फोरम में, पर्सनली बात कर सकते हैं, बट यस, तो जो नैरेटिव आ रहा है सामने, तो जो यस बैंक के केस में 81 बॉन्ड की बात हुई थी, जिसमें एक्सिस बैंक भी था, ये लोग भी थे, तो कहीं भी जैसे बोलते हैं ना कि कहीं आग लगी तभी धुआं उठता है, तो इतना आसान नहीं था, चेयरमैन ने कोई क्विट किया है, तो सम डिफरेंस इज देयर ड्यू टू सम डिसीजंस मेकिंग. यस, एचडीएफसी बैंक है वेरी गुड सपोर्ट, इवन हमारे टेक्निकल चार्ट पे भी 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल आया था. टेम्पररी वो सिग्नल भी टूटा है, बट अगेन फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है. अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो तहकीकात हो रही है, जो चल रहा है, अगर वास्तव में वो कुछ निकलता है तो और भी 100-150 पॉइंट नीचे आ सकता है. तो अगर कोई भी चीज को बाई करना है, तो मेरा जो मेथड होता है कि मुझे 100 रुपए का बाई करना है, मैं 25 रुपए से बाई करना चालू करता हूँ. तो एक मेथड होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट आई कैन ओनली से दैट. बट फंडामेंटली स्टॉक इज वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज गुड. मैनेजमेंट भी वही बोल रहा है, लेकिन कोई भी आदमी अपने बारे में खराब कभी नहीं बोलता है. जब वो पूरी स्टोरी बाहर आएगी तो मालूम पड़ेगा. हाँ, लेकिन जो हमने अभी भी बताया, वेरी बिग इन्वेस्टर, दे नो, जिनका करीब 2000 करोड़ लगा हुआ रहता है, इन लोगों को नॉलेज थी. इसलिए आप देख रहे हो 1.5 महीने से एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा था और बैंक निफ्टी ऊपर मेंटेन था. बैंक निफ्टी को मेंटेन किया एसबीआई ने और एक्सिस बैंक ने, लेकिन एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था. यही चीज मैं सबको बोलता हूँ कि भाई हम बहुत छोटी मछली हैं, हमको नहीं समझता है. और जब ये जब नीचे आ गया तब न्यूज बाहर आई. अब उस न्यूज में सच्चाई कितनी है तो और भी थोड़ा सा स्पूक हो सकता है, क्योंकि जिनको अभी फेथ है उस सिस्टम के ऊपर, वो फेथ भी अगर चला जाएगा तो और शायद 100-150 रुपए नीचे आ चला जाए. हमारे पास भी होल्डिंग है उसकी, मैं तो क्लियर बताता हूँ, एंड वी मेक गुड मनी अबाउट दैट. बट ये सब न्यूज बेस होती है, इसलिए ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना है कोई भी स्टॉक्स में. और यू कैन हैव व्यू ऑन दैट 25%, एक प्रोसेस होती है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है. लेकिन वो प्रॉब्लम की वजह से 200 पॉइंट घट भी गए ना, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन भी क्रिएट हो जाती है उसमें. सो बोथ थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, कि न्यूज खराब है इसलिए तो करेक्ट हो गया है. अब वो ज्यादा डैमेज तो नहीं है, उतना ही हमें देखना होता है. सो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट काम करता, तो टेक्निकल चार्ट में वो ब्रेकडाउन हुआ है. अब हमारे रिसर्च पर्सन से भी कल बात हुई थी, उन्होंने भी वही बोला कि फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है कभी कभी. तो अगर ये फिर से बाउंस बैक होता है, देन यू कैन बाई इट. बट आई थिंक सो बेस्ट तरीका, मेरा जो तरीका 30 साल का, 25-25% आप ले लो, एंड देन वंस यू गेट ए क्लियर पिक्चर, तब हम ज्यादा बाई कर सकते हैं. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, यू बाय द ईटीएफ. आप बैंक निफ्टी का ईटीएफ ले लीजिए, उसमें 30% वैसे भी एचडीएफसी बैंक है, तो कम से कम हम बच जाएंगे अगर कोई बैड न्यूज भी आती है तो. दिस इज माई सजेशन. With regard to UAE index, I was talking. अच्छा, यूएई इंडेक्स में मेरा भी यूएस में मतलब अकाउंट है. आई विल सर्च अबाउट द सम ईटीएफ. यूएई में तो कोई मार्केट बहुत बड़ा है नहीं, वो उसका ईटीएफ कहीं ट्रेड होता नहीं है. जैसे इंडिया के रीट वगैरह हैं, वो भी काफी नीचे आए हैं. अगर आप देखोगे एम्बेसी, माइंड स्पेस, ब्रुकफील्ड, ये भी करीब करीब 40 रुपये नीचे आए, मतलब 5-1% नीचे आए. अगर एम्बेसी में भी लेता रहता हूँ तो 460 का करीब, कल 422 वगैरह, 419 हो गया है. सो इंडियन रियल एस्टेट भी नीचे आया, लेकिन उसका कारण अलग हो सकता है कि मेरे पास
मुझे स्टॉक खरीदना है तो मैं रीट बेचूंगा, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास पैसा उतना ही है। सो आई विल सोल्ड सम, जो कांस्टेंट इनकम वाले फंड्स होते हैं वो मैं बेचता हूँ और स्टॉक में जाता हूँ। हाँ, अमेरिका में 100% बहुत सारे सब टाइप के फंड, ETF, इंडेक्स फंड है। अमेरिका में कोई UAE का अगर फंड लिस्ट है तो वो मैं सर्च करूंगा, आप भी सर्च करिए। बट एज ए UAE में हम लोग कोई भी किसी का अकाउंट रहता नहीं है। सिंगापुर वगैरह में भी होगा अगर कोई इंडेक्स, उसमें फिर लिक्विडिटी कितनी है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। आप भी देखो लिक्विडिटी कितनी है, और लेकिन मिल जाएगा। व्हाट यू आर सेइंग मिलेगा 100%। अभी तक हमने उस पर सोचा नहीं था, बट आई विल ऑल्सो आइडेंटिफाई। और वो करेक्ट कितना हुआ है भी मुझे देखना पड़ेगा। मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि I खराब heard टाइम something आया like है, 30% already corrected है in the last few days. तो कहाँ से न्यूज निकाली आपने? मतलब करेक्ट इतना हुआ है तो विच ट्रैकिंग यू आर टेकिंग? पता नहीं, मैं तो कहीं पे कुछ देख रहा था। एंड ऑफ कोर्स हाँ, एक इंट्यूशन भी है कि मतलब इंट्यूशन 15-20% का तो था, बट आई हर्ड कि जो इंडेक्स है कुछ बनाया हुआ वहां पे वो ओके। 30% डाउन है। और वो ट्रेड होता है क्या कहीं पे? वो भी एक आई देख डोंट के नो, आना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई हाँ, डोंट हैव एन आंसर एंड फॉर ट्रेड के बाद उसमें वॉल्यूम कितना है वो भी देखना है। तो दो चीजें हम भी देखेंगे टू एड इन अवर पोर्टफोलियो ऑल्सो। मैंने अच्छा इनका। क्यों भी बोली मैंने, US में, क्योंकि इंडिया में तो हम चाइनीज खरीद नहीं सकते थे, तो तुमको भी एक बार मैंने बताया था कि आई बाय लॉट ऑफ ETF इन द थ्रू US मार्केट। तो आपको दुबई का भी कुछ खरीदी करना है तो आपको US मार्केट से ही जाना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। वहां से तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि करेंसी कन्वर्जन ये सब चीजें होती हैं ना, तो उसमें भी बहुत डेंट पड़ता है। कि अगर 4-5% तो आपका दिरहम खरीदी करोगे, फिर वहां से चेंज करोगे, फिर TCS लगेगा, तो ये सब चीजों की वजह से भी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत आता है। फिर टैक्सेशन का कॉस्ट आता है। सो योर क्वेश्चन इज परफेक्ट। वी विल आइडेंटिफाई इन US मार्केट। US मार्केट एक बड़ा समंदर है, हर चीज मिलती है वहां पर, तो मिलेगा जरूर। वॉल्यूम एंड आई हैव टू बी सी द वॉल्यूम कितना होता है और उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह कितनी आती है। तो एक वी और विल क्वेश्चन सी। पूछ लेता हूँ। ये हाँ, इन द लिस्ट ऑफ द सेक्टर्स दैट यू आइडेंटिफाइड वुड बी द प्रॉमिसिंग सेक्टर्स, मेरे को कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा था। सो देयर वुड बी नहीं, सम इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। अच्छा, so इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है। I would want to understand some companies which will gain hugely because of the reconstruction. राकेश की जैसी companies जो हैं which may gain hugely in the reconstruction, not in just Iran but also in the other Gulf countries, वहां पर भी कुछ ना कुछ होगा काम। तो डिस्क्लोजर में अगर मैं बोलता हूँ तो LNT है उसमें, इनकी तो of लेकिन course one of the हम लोग largest। जनरली, संजय, हम लोग जनरली स्टॉक में कम है, क्योंकि हाँ, हम लोग रिसर्च में नहीं है एक्चुअली। बट टेक्निकली हमारी जो रिसर्च टीम है वो yes, बताती okay। है। अब LNT भी नीचे आया, क्यों आया? क्योंकि काम ही बंद हो गया। समझ रहे? अभी जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो ऑपरेशन है, हाँ वो सब वर्कर बाहर आ गए। तो पेमेंट की भी प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, तो हमने जो बोला है ना कि मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी स्टॉक गिर सकता है। द रीजन में भी डिफरेंट। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। एक बार मैं 2 साल पहले डार्लिंग स्टॉक था LNT। तो इसलिए मैं जनरली, संजय, फिर भी मैं बोलता हूँ यू गो टू द ETF। पर्टिकुलर एक स्टॉक लोगे ना, जैसे HDFC एक केस अभी सामने आया है। अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, मेरे को भी 30 साल हो गए इसमें। तो क्या होता है कि कोई चीज में वो पूरे पोर्टफोलियो को गड़बड़ कर देता है। तो कोई चीज में कैसे कंप्लायंसेस आते हैं, कोई चीज में गवर्नेंस आते हैं, कोई चीज में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट बदल गई, उसको फेवर नहीं मिल रहा है। तो मैं जनरली ऐसी जगह जाता हूं, अगर आपको शांति की जिंदगी जीनी है तो थोड़ा बहुत स्टॉक ले लो, लेकिन ETF में ज्यादा जाइए आप, तो एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ चैटबॉट पे आएंगे? नीलेश तो सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस, सर अमृता ये आपने यस, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बताया, या सो वो मुझे थोड़ा सा जानना था उसके रिगार्डिंग, और कि वो SIP जैसे है, मंथली रहता है या वन टाइम है? अगर वन टाइम है तो फिर उसका लिमिट कितना रहता है मिनिमम, वन। और ये कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं?
ये फंड? 10 लाख का है फंड। सेबी के हिसाब से ये थोड़ा सा मिडिल रिस्क का फंड होता है। पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच का फंड होता है, जिसमें थोड़ी स्पेशलाइज स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं फंड मैनेजर। जैसे इस जो फंड है, हाइब्रिड आर्बिट्राज फंड भी है। ये जो नया फंड हमने बताया वो SIF है, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट दे कैन डू। हर चीज हर टाइम में हर चीज अच्छी नहीं होती, हर चीज हर टाइम में खराब नहीं होती। सो दे द फंड में ट्राई टू फाइंड आउट द स्टॉक which are going to be go up and some stock which are going to be go down। तो जो डाउन होने वाले उसको वो शॉर्ट करता है, जिसको बोलते हैं हेजिंग करना या फ्यूचर में सेल करना। और 70% वो बाई करता है। तो पूरा का पूरा अगर वो 50-50 कर देगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसका एक रेशियो रहता है, उसकी कैलकुलेट रिस्क होती है। तो ये प्रोडक्ट पहले हमने जैसे बताया PMS और AIF के थ्रू आते थे। नाउ दिस स्टॉक्स हैज कम टू द फॉर आम पब्लिक। 10 लाख का मिनिमम साइज है, और इसके लिए फिर हम पर्सनली बात करेंगे। बाकी काफी टाइम हो गया, बट क्वेश्चन इज राइट, 10 लाख मिनिमम। और उसके लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर हर एक के पास ये लाइसेंस भी नहीं, इसके लिए अलग से हम लोगों ने एग्जाम दिए। एंड मैं फिर से गर्व से बोल सकता हूँ कि मैंने ये पहले अटेम्प्ट में पास किया है। इसमें करेंसी डेरिवेटिव और बहुत सारा है। तो आउट ऑफ 100 ओनली 4 लोग ही पास हो पाते हैं उसमें। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। और काफी मतलब आम पब्लिक के लिए और आम डिस्ट्रीब्यूटर उसको नहीं सेल कर सकता है, रिकमेंड नहीं कर सकता मतलब। तो यस, वी विल allocate some funds in SIF also। ओके, थैंक यू सर। अच्छा राम कुमार, बोलो। जस्ट वन थिंग यार, ये जो फंड जो अभी जैसे एनर्जी सप्लाई लाइन जो डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू दिस वॉर, तो ये करेक्ट। जो फंड जो हैं जिन्होंने जो इसी थीम पे बेस्ड हैं, जो एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं, तो इनका परफॉर्मेंस अभी क्या इम्प्रूव होगा, डाउन होगा, क्या होगा उन्हें अभी तो किस? डाउन है। जैसे समझो, अगर मेरा प्लांट है और उसको गैस ही नहीं मिल रही है तो उसको भी नुकसान होगा। खाली इसमें एक ही आदमी टिका हुआ है, रिलायंस, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। या जो यहाँ पर क्रूड लेके वो रिफाइंड ऑयल वहां पर भेजेगा, तो एक ही बचा हुआ है, वो है रिलायंस इसके अंदर में। या अडानी टोटल गैस, अब वो ऊपर गया लेकिन गेल का भाव नीचे आ गया। तो एक एक होता है जो सप्लाई सिस्टम में भी है और गवर्नमेंट का सेक्टर है। गवर्नमेंट उसको भाव बढ़ाने नहीं देती, इवन दो डिमांड ज्यादा हो गई। तो गेल का भाव नहीं बढ़ा, अडानी का भाव बढ़ गया। तो जैसे समझ रहे? वॉर खत्म होगा तो बाउंस बैक करेगा क्या, जल्दी बाउंस बैक करेगा या? डेफिनेटली बाउंस बैक तो सब करेंगे। अब होता क्या है कि किसमें कितना इफेक्ट आएगा, हम्म। वो एक फंड मैनेजर का यही सर काम है। तो यू आर क्वेश्चन इज राइट, बाउंस बैक करेगा, लेकिन कौन पहले बाउंस बैक करेगा। एक बहुत बड़ा, जैसे अभी कल का ही बात मैंने देख रहा था, मैंने भी गेल खरीदा था। तो भाई ऑयल गैस का प्राइस बढ़ रहा है, शॉर्टेज है, लेकिन गेल राइट। का भाव नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नाक दबा के रखी है। ओके। तो गवर्नमेंट बोलेगी सिलेंडर का भाव बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ कुर्सी चली जाएगी वेस्ट बंगाल में। समझ रहे ना? राइट। तो अडानी बिंदास बढ़ा रहा है, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी गवर्नमेंट हारने तो मुझे क्या लेना देना है। राइट। इसलिए मैंने जो मेरा जब बिजनेस शुरू किया था, मैं ऐसे रूल में गया कि जहां पर आपको ओवरऑल वन टाइम में कोई फर्क नहीं पड़े। स्टॉक्स में मैं जानकारी रखता हूं क्योंकि उसका जो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन तो अभी देखो दोनों चीजें हैं, एक बढ़ गया एक अब नहीं बढ़ा। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कौन बढ़ेगा? नहीं, वो तो अभी अपने को बेसिकली क्या है, जो भी डिसरप्शन हो रहा है, वार हो रहा है, ठीक है। आउट हाँ, ऑफ दिस अपने को अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि यार ठीक है ये इतना सब हो रहा है, बट कहीं तो कुछ होगा जहां पे कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, कोई सेक्टर है ना, कोई। है ना, है ना, बहुत सारे हैं। जैसे डिफेंस इज वन। यस, डिफेंस का तो मैंने क्लियर बता दिया कि अभी सब एम्यूनिशंस खत्म हो रहा है। तो राइट। जो बना रहा है उसको ऑर्डर मिलेगा। अब मार्केट में क्या होता है, जैसे बिल्डिंग गिरी ना, तो मेरा सेकंड फ्लोर पे फ्लैट है, तो मेरे फ्लैट भी गिरेगा। मैं बोलूंगा मैंने बहुत अच्छा बनाया, ये किया वो किया, तो अभी डिफेंस भी गिर गया, क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट है। मैं अगर निफ्टी बेचता हूँ या कोई फंड बेचता हूँ, तो मुझे वो ONGC भी बेचना पड़ेगा, जबकि ONGC ऑयल बनाती है। बराबर है? तो ONGC तो इंडेक्स में, और मुझे इंडेक्स बेचना है तो ONGC भी बिक जाएगा। मतलब जो दुकान में जो है ना वो सब बिक जाएगा। राइट। सिमिलरली खरीदने के टाइम होता है। तो आपका जो बात है ना, वो फर्क तो बहुत सारी जगह है।
और बहुत सारी जगह फर्क पड़ेगा। यही फंड मैनेजर का काम होता है कि किसको इम्पैक्ट कम हो रहा है, किसको नहीं। स्टॉक आइडेंटिफाई करना, जब तक हम निकालते हैं वो चीज को तब तक तो रैली हो जाती है उसमें। ये भी एक फर्क है। तो मेन चीज वही है कि रैली से पहले कुछ अगर अपने को कहीं से कुछ सिग्नल हाँ, मिले, अपन पकड़ पाए उसको। करेक्ट करेक्ट। तो हमने डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बट हम लोग दे भी नहीं सकते हैं, बट वन टू वन डिस्कशंस में हमने जो दिख रहा है, इवन मेटल, मेटल में भी जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू होती है, इवन बीच में मेटल में अच्छा रैली भी आई थी। लेकिन अब मेटल भी अचानक से नीचे क्यों आ गया? अब मेरी फैक्ट्री बंद है, तो मैं स्टील का ऑर्डर कैसे करूंगा, कॉपर का ऑर्डर कैसे करूंगा? आप देख रहे हो, जब चांदी सोना बढ़ रहा था तो कॉपर अपने आप ही पीछे भग रहा था उसके। कॉपर पीछे गया तो वो लोग अचानक ही ग्रेफाइट भी बोलने लगे, जिंक भी बोलने लगे, लीड भी बोलने लगे। अब सब लोग पीछे आ गए, क्योंकि अगर मेरी फैक्ट्री ही बंद है तो मैं मेटल का क्या करूंगा? हाउ मच आई कैन स्टोर? इवन सस्ता भी मिल रहा है, फिर इन्वेंट्री का कॉस्ट भी आती है ना। कोई भी चीज हम कितनी स्टोर कर सकते हैं? अब समझो गैस सिलेंडर है, आप, अब मेरे पास 3 ही सिलेंडर, 3 से ज्यादा तो मैं 10 तो नहीं रख सकता हूँ। तो एक मोमेंट पे इफेक्ट होता है मार्केट में, बट एक लॉन्ग टर्म में तो नहीं होता है। सो ऐसे ग्रीन शूट बोल रहे हैं जो आप, वो लगते हैं। जैसे न्यू एनर्जी का बोला, अभी मोदी गवर्नमेंट ने भी कल बोला कि भाई हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, इनके ऊपर हम कब तक डिपेंड रहेंगे? तो वो भी एक सेक्टर है। संजय जायसवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बोला, अब हमें कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे कि भाई शिपमेंट कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ पर पोर्ट बनेगा, कहाँ पर अटैक नहीं हो सकता है, वहां पर छुपा के रखो उसको। तो ये भी सब लर्न करेंगे। अभी ईरान ने भी कल बोला है कि जब ये वॉर कम हो जाएगा तो अब हम हॉर्मुज को और भी कैसे अपने कंट्रोल में लाएंगे। उसने बोला है कि तुम अगर यूएस वाले वहां पर आ रहे हो तो बेटा तुमको मैं वहीं रोक दूंगा। जैसे ही बाहर रुकेगा, मैं बोलता हूँ वो हॉर्मुज पे और भी कंट्रोल बनाने वाला है, कि वो तो 2000 मीटर से भी देख लेगा कि किसको टपकाना है। तो उसको मालूम पड़ गया कि ये मेरे पास एक बहुत बड़ा हाँ, वो पत्ता तो है मेरे पास, जोकर है। पनामा पनामा को भी कंट्रोल करने वाला था। वो तो बहुत कुछ करना चाहता है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन मैं ग्रीनलैंड भी बता रहा लेना हूँ कि चाह ये रहा जो था, बहुत कुछ ये जो है। आपने क्वेश्चंस किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें अभी बहुत सारी चीजों में स्ट्रक्चरल चेंज भी होंगे। राइट। इंडिया भी सोचेगा कि भाई अब जैसे इन्होंने श्रीलंका के पास एक शिप टपका दिया, तो राइट। ये कोई मजाक की बात नहीं है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। लोग फिर से ड्राइंग बोर्ड पे बैठेंगे एंड दे विल चेंज के भाई कहाँ से। अब जैसे इंडिया है, तो अब तुम कितना भी बॉम्ब मारते रहो, मैं रशिया से बुराई नहीं ले सकता हूँ। खराब टाइम में कौन काम में आ रहा है इंडिया में? रशिया ही काम में आ रहा है। तो ऐसी चीजों में स्ट्रेटेजिक चेंज भी होंगे। तो अपॉर्चुनिटी जो है एनर्जी में इंडिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो हम लोग क्या क्रूड मंगा के ऑयल, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो अच्छा मौका है उसमें। अच्छा, एक चीज और था, दो लिटिल अनरिलेटेड, ये जो आजकल इतना एआई आ रहा है, तो एआई का अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कहीं कुछ अपना यूज हो रहा है? कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं या क्या कुछ? बहुत बहुत कुछ हो रहा है। हमारे एक स्टाफ ने बोला ये कि भाई से वो 200 लड़कियां बेचारी मर गई, उसके बाजू में कोई तो न्यूक्लियर, सॉरी, ये था उनका ट्रेनिंग कैंप था। वो एआई ने उसको ट्रेनिंग कैंप को डालने की कोशिश की मिसाइल ने, और वो लड़कियों के स्कूल में गिर गई। ये कारण के बाद यही नीचे आ रहा है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट दिस नहीं यस्टरडे। अपना। जैसे आप देखोगे अलीबाबा, अलीबाबा का जो डीप सीक है। अरे वापस से शुरू करो भाई, तुम बीच में गायब हो गए थे। हाँ, वापस शुरू हो गया ना। नहीं तो अभी हाँ, क्या यस लगा कि यस। तुम अच्छा, पहले से तुमको बुक हो गए थे। थोड़ा लैग आया। थोड़ा लैग आ गया बीच में, हाँ, यस ब्लैकआउट यस। था। हाँ, तो इंडिया में कैसा है कि एआई के थ्रू डायरेक्टली कंपनी एआई में नहीं है, बट दीज आर बिग कंपनीज आर वर्किंग ऑन दैट। जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी सडनली अनाउंस नहीं करती कि वी आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे अलीबाबा का केस था, अलीबाबा ने जब बताया कि जब लॉन्च कर दिया डीप सीक वगैरह, तब हमें मालूम पड़ता है। सो ऑन द बैकग्राउंड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, जो कंपनी है इंडिया में प्योर एआई का नाम लगा के एआई का काम कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं कि आपको वैसा दिखेगा। सेकेंडली, लोगों को अपोजिट भी डर लग रहा है कि एआई में जो हाई वैल्यूएशन हुआ है यूएस में, अब वहां पर हैवी करेक्शन आ रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट करना वाजिब है क्या? पीपल आर इन्वेस्टिंग 50 बिलियन, 100 बिलियन, और अर्निंग तो कुछ है नहीं। सिमिलरली जो हमने बताया, जोमेटो, स्विगी, तो कोई भी चीज में सेक्टर में हाइप क्रिएट किया जाता है,
सब लोग उसके पीछे भी भागते हैं जब रियलाइज होता है कि यार ये तो हम दौड़ दौड़ के आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा तो नहीं बन रहा है। तो ऐसा कल की रिसर्च रिपोर्ट आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की आईटी के ऊपर, कि हमें जहां पर पैसा नहीं बन रहा है उस चीज में हमें पैसा लगाना चाहिए क्या, कि खाली फैशंस के लिए पैसा लगाना है। तो तो ये या आई थिंक राकेश का जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम कैसे यूज करें एआई को अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटर करने के लिए। एग्जैक्टली। या तो एआई से रिलेटेड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या आप जो स्टॉक्स निकालते हैं, टेक्निकल चार्ट निकालते हैं, तो इतना परफेक्शंस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कल का ही मेरे एक क्लाइंट है जो अभी यहाँ पर भी रहेंगे, तो वो पुनः उन्होंने अपना पोर्टफोलियो उसमें डाल दिया और फिर उसने बता दिया कि भाई ये चीज बेच दो, ये चीज खरीदी करो। तो एआई को इतना मालूम नहीं रहता, उसमें एक एनएफओ फंड था जिसकी वैल्यू 0 थी, तो एआई बोल रहा है कि फंड बेच दो क्योंकि इसके अंदर में कोई डेटा नहीं है, जबकि वो फंड तो एनएफओ था। तो हमें उसके अंदर में आपको उसकी जो रिकंसिलेशन होती है ना, कि उसको रिफाइन करने के बाद उसमें से जो डेटा, अननेसेसरी डेटा चला गया है, वो डेटा निकालना है, उसको परफेक्शंस करना है। तो मैंने भी खुद भी करके देखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लैग्स आ रहे हैं। जैसे हमने कल प्रेजेंटेशन बनाया, मेरी डॉटर ने तो डाल दिया कि भाई एक प्रेजेंटेशन रहा, मेरे पापा को करना है, तो उसने फटाक से एक दिन का डेटा डाल दिया कि क्या चेंजेज हुए हैं। तो उसके अंदर में क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते आप उसके अंदर में। वो डेटा जो 4 लोगों ने बोला है उसके ऊपर वो आउटपुट देता है। अब उसके अंदर में कुछ चीजें अभी अभी चालू हुई हैं, कुछ के अंदर में जैसे एक एचडीएफसी का ही केस है, तो वो केस उसके अंदर में डिस्कशन करके उसकी थॉट प्रोसेस नहीं डाल सकता है। एआई क्या करता है, जो 4 लोगों ने उसके बारे में बताया है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको दे देता है। तो हम उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। यस, दिस कैन बी यूज फॉर इंफॉर्मेशन। मैंने पूरा जजमेंट निकाला है। बहुत सारे मेरे पास आजकल पोर्टफोलियो आते हैं, लोग एआई में डाल के लेके आते हैं। तो एआई क्या करता है, ये बेच दो, ये खरीदी करो। उसके ऊपर में टैक्सेशन कितना आएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितना आएगा, उसके अंदर में एग्जिट लोड कितना आएगा। तो पोर्टफोलियो के अंदर में एक, आई थिंक आई एम गेटिंग द योर क्वेश्चंस राइट। तो कोई भी चीज में हम एआई के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। बट संजय का जो क्वेश्चन है, यस वी कैन गेट सम इंफॉर्मेशन एट ए टाइम इन वन प्लेस, और उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि एआई ने ये चीज अच्छी बताई है और ये चीज खराब बताई है। सो 80% दिस एआई कैन हेल्प अस, बट 20% हमें देखना ही पड़ता है। तो मैंने जब उनका आइडेंटिफाई किया पोर्टफोलियो, तो उसमें एक फंड था जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ये फंड तो खराब करता है और इसको आप बेच दो, जबकि उसका 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न सबसे अच्छा था। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया किस वजह से आ रहा है, तो देखा कि उसमें एक एनएफओ था जो अभी भी लॉन्च हुआ था, उसकी कोई एनएबी की हिस्ट्री नहीं थी, उसमें उसका ईएमबी 0 दिखा रहा था, और उसकी वजह से उसने क्या किया, पूरे फंड हाउस को बैड कर दिया। तो एक इन्वेस्को का फंड था जो लार्ज कैप फंड लॉन्च हुआ था, और उनके पास में इन्वेस्को का एक लार्ज एंड मिड कैप था जो 10 ईयर में आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को 5-10%। मेरे को एकदम शक हुआ कि यार ये फंड ये बेचने को क्यों बोल रहा है एआई। देन आई आइडेंटिफाई कि उसमें एक एनएफओ भी था जिसकी एआईएम 0 थी, फंड परफॉर्मेंस 0 दिखाएगा क्योंकि रेटिंग नहीं है उसकी अवेलेबल, उसकी कोई परफॉर्मेंस लेवल भी नहीं है, लेकिन उसने तो सबको इकट्ठा डाल दिया उसके अंदर में और उसके बेस में उसने आउटपुट दिया। देन आई डिस्कस विद दैट पर्सन के भाई ये इसकी वजह से ये रिपोर्ट इसकी खराब आ रही है। तो राकेश और संजय, आपका जो मेरा बोलना है कि उसके ऊपर हम पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। जो कल मेरी भी डिस्कशन हुई कि एआई की वजह से जो मिसाइल छोड़ी गई, उसमें बाजू में उनका ट्रेनिंग कैंप था आर्मी का, और वहां पर जब मिसाइल छोड़ी गई तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, और वो जो 200 बच्चे थे स्कूल में ईरान में, उनको पहला बम गिराया गया। उसमें कुछ लड़कियां बाहर भागी, बाहर भागने के बाद उसको लगा कि ये साले सब भाग रहे हैं मिलिटेंट, और एक बम डाल दिया और वो 200 लड़कियों की डेथ हुई। और अब उसके बारे में यूट्यूब पे और सब सोशल मीडिया पे कि एआई तो मरवा देगा, अगर इसके भरोसे हमने कुछ काम किया ऐसा तो क्या होगा लोगों का। तो हर चीज का एक राइज बहुत फास्ट होता है, उसके बाद में डाउनफॉल भी आता है। मेरा जो पर्सनल बोलना है, यस वी विल यूज द एआई, बट हमें उसमें देखना पड़ेगा। अनाधुन ब्लैंकेट
विश्वास से हम उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं कर सकते। दूसरी बात मैंने जो बताई टैक्सेशन की, टैक्सेशन क्या है, एग्जिट रूट क्या है, आपका असेट्स एलोकेशन क्या है, ये सब कैसे डालोगे आप उसमें? एक्चुअली ये कुछ कंपनी है जो कि दे आर डेवलपिंग दिस स्पेशलाइज्ड मॉडल and हाँ they are offering the services. Of course these are paid services, they charge हाँ you that, but ये सारी चीज कंसिडर करते हुए now the people have come to that stage कि they are developing the AI models for investment. हाँ, तो एल्गो वगैरह भी वैसे ही है ना। एल्गो जो है वो टेक्निकल पे काम करता है, लेकिन एल्गो क्या बोलेगा, भाई तेरा स्टॉप लॉस बच गया, अब एचडीएफसी से बाहर निकल जा। मैं फंडामेंटल वाला आदमी हूँ, मैं बोलूंगा आठ, जो चीज मैं 1000 में खरीदने वाला था मेरे को 800 में मिल रही है, तो मैं एचडीएफसी को शायद खरीदी करूंगा। तो दोनों व्यू अलग आएंगे। राइट। करेक्ट। तो ऐसे ही सभी चीजों में होता है, एल्गो में भी वही होता है। तो आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के ही काम करना पड़ता है, और 2-3 चीजें प्रो एंड कॉन करके ही आप डिसीजन पे आओगे। सिस्टम में डाल दिया और एक वहां से आउटपुट निकल गया, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं पर्सनल टच लेना ही पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। अगर ये सब रहेगा, इसलिए तो डर लग रहा है ना लोगों को कि भाई आईटी में से मेरा जॉब चला जाएगा, ये सब सिस्टम में नहीं होगा। नहीं, मेरा खाली यही था कि मे बी यू और द इन द ग्रुप इफ एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया, दे आर हैविंग एनी नहीं, वी आर यूजिंग, एक्सपीरियंस मैंने जो कुछ। बताया, वी विल यूज, ओके। वी विल एटलाइज इट। बट उसके ऊपर मैं ब्लाइंड फेथ में नहीं बोल दूंगा कि राकेश का पोर्टफोलियो सिस्टम में डाल दो और मेरे ना यहाँ 10 लोग काम कर ऑब्वियसली रहे, 2 ये लोग तो है। बोलेंगे भाई ये बेच दे, ये खरीदी कर दे, फिनिश। फॉर और एवरीथिंग और एआई वो कैन सिस्टम बी पे चला एज अ जाएगा, असिस्टेंट। सुनना, वो सिस्टम में चला जाएगा, बिक भी जाएगा। ना ठीक है, आई गॉट इट। ह्यूमन का वॉच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, समटाइम और एआई बाद में गिव मालूम यू पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ एक, ग्रॉसली हाँ, पता है। संजय संजय, मैं आपको एक चीज बहुत ओपनली बोलता हूँ। ये जो लोग पोर्टफोलियो डालते हैं रिजर्व वगैरह में इधर उधर, वो बोलते हैं बेच दो, ये खरीदी करो, एंड देन सडनली दे रियलाइज कितना कैपिटल गेन आ रहा है। क्योंकि लोगों के 10-10 साल के, 15-15 साल के फंड थे। इसीलिए सेबी ने नया रूल लाया है कि आपको ओटीपी की बेस पे स्विच और चेंज ऑफ ब्रोकर नहीं होगा। बिकॉज पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट डेट कि तुमने तो साला एक सिस्टम में ओटीपी डाल दिया और फटाक से स्विच मार दिए। अब स्विच मार दिए, लोगों के 20-20 साल, 15-15 साल पुराने फंड थे, उनको जब टैक्स भरने को आया ना, तो देन 2 लाख टैक्स भरना, 3, अरे मैंने तो ये सब बोला नहीं था, बोलता है वो। आई एम नॉट से दैट, मैंने, आपने बोला भाई अंडर परफॉर्म कर रहा है, चेंज कर दो, लेकिन टैक्स कितना आएगा बताया नहीं। बहुत टाइम ले अबाउट, लिया, तुम्हारी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। हाँ हाँ, तो राकेश से एक्स्ट्रा फीस चार्ज करना, बहुत टाइम ले लिया उसने, वो पर्सनल अलग से है, वो अलग से। So in precious metal, you said about the correction precious metal, so it is going to be down. So I want to be purchased. तो करेक्शन तो मैडम इसमें आ गया है, राधिका कुलकर्णी मैडम, करेक्शन काफी कुछ आ गया है सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। तो एसआईपी के थ्रू आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई चीज बढ़ती है, बढ़ने के बाद करेक्ट होती है, करेक्ट होने के बाद साइडवेज जाती है 1-1.5 साल, तो ये आपको तकलीफ देगा। 2 साल तक रिटर्न नहीं बनेंगे, ऐसा समझ के चलो। मार्केट को ओके थकाता है, मार्केट पहले साइडवे में रहेगा, रिटर्न आपको जो हमने पिछली बार जो देखा है वो रिटर्न अभी नहीं आएंगे, ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर ओके है। मतलब जो चीज ऊपर जाके नीचे आके इमीडिएट ऊपर नहीं जाती है। ओके जैसे जैसे इक्विटी मार्केट का बताता हूँ, 2021 में मार्केट चला, 20 से 23 तक चला, 23 के बाद करेक्शन आया, 2.5 साल तक, 2 साल तक साइडवे में रहा, फिर से बॉटम आया, अब ये चलेगा। हर क्लास की असेट साइकिल ऐसी ही होती है। हम लोग क्या करते हैं साइकोलॉजिकली, कि जो 10 रुपए की चीज 30 हो गई है, 30 की 20 हो गई, हमें लगता है कि फिर से 30 हो जाएगी, नहीं होती है। ओके उसको टाइम करेक्शन भी लगेगा। तो अगर तरीका है उसका एक ही है, एसआईपी के थ्रू जाओ, वन टाइम मत खरीदी करना। ओके यस, बट यू कैन स्टार्ट द एसआईपी अगर आपको लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर में एलोकेशन बढ़ाना है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? So I think I have crossed the limit of my timing, but thank you for joining us on the holiday. ईद मुबारक सब लोगों को। और ये ईद रुक जाए, ईद के दिन ऐसा हम लोग कामना करेंगे। जस्ट यू हैव टाइम, प्लीज स्कैन माई QR कोड एंड गिव सम रिव्यू। संजय ने तो ऑलरेडी अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, सो हम लोग उसके लिए ही
वी आर वर्किंग ऑन दैट। आप लोगों का प्यार और आपका एक रिकमेंडेशंस रहेगा। हमने इसमें जो भी सब्जेक्ट पे बात करी है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग पर्सनली, दैट डिपेंड्स ऑन योर असेट्स एलोकेशन। तो और हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई जो जिसमें हमें पर्सनली कोई फायदा हो। क्लाइंट्स लोगों को, हमारे पास क्लाइंट्स हैं, उनके पास पोर्टफोलियो भी है, स्टॉक्स भी है, सो दैट कैन बी हैपन। Thank you very much. Please scan the QR code and give your review. We are going to end in 1 minute. ये कोड से तुम्हारी वेबसाइट आ रही है? हाँ, उसमें फिर रिव्यू का एक बटन अच्छा, आएगा। ठीक है। वेबसाइट मतलब ये गूगल पेज पे जाता है। गूगल पेज में नीचे रिव्यू आता है। रिव्यू पे क्लिक करोगे तो फिर वो स्टार रेटिंग एंड राइट समथिंग। ठीक है। तो मैडम के नाम से आप दे दो अभी, तेरा तो ऑलरेडी आ गया है। क्योंकि गूगल एक ही ईमेल आईडी से एक ही रिव्यू लेता है। मैंने उस पर भी काफी स्टडी की है, कभी हम अपने ग्रुप में करेंगे। सो एज ए मिडास वेल्थ इज कमिंग फर्स्ट इन पुणे इन महाराष्ट्र, इन द वेल्थ एडवाइजरी इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो काफी अच्छे रिव्यू है लोगों के। सो दैट इज द हाउ गूगल इज रीडिंग द रिव्यू एंड वो डिलीट भी करता है। तो सब कुछ काफी बिलीव करते हैं लोग उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। शुड बी क्लोज? Yes, please. गुड डे। यस सर, थैंक यू। Thank you very much. Thank you all. थैंक यू, या बाय। Thank you, Rakesh. Thank you. दद्दा कहाँ गया? दद्दा गायब हो गया। अनिरुद्ध। चलो, यस, Bye.